ये नॉवल तो आपने ग्राफिक नॉवल सबने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। Yes, sir. ट्रीना पॉलिस का ये लिखा हुआ नॉवेल 1970 में उनके दिमाग में एक आइडिया आया था कि मैं होप से रिलेटेड कुछ लिखती हूँ, और कई सारी चीज़ों के बारे में वो सोच रही थी। और फिर उन्होंने दो कैटरपिलर को अपने घर के पास देखा, और वो बहुत इतने समय तक इतनी माइन्यूटली उनको ऑब्जर्व करती रही कि उनको लगा कि भाई कैटरपिलर से ही मैं ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमैनिटी की कोई कहानी कहने की कोशिश करती हूँ। तो उसी आधार पर होप फॉर द फ्लावर्स का जन्म हुआ, ये जो एलिगोरी नॉवल जिसको कहा जाता है, ग्राफिकल नॉवल कह दो या एलिगोरी नॉवल कह दीजिए। होप फॉर द फ्लावर्स बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई कोई कैसे बनता है, और उस प्रोसेस में जो एक किरदार लिया गया है स्ट्राइप, जिसको हिंदी अनुवाद में पट्टू कहा गया है और इंग्लिश में उसका स्ट्राइप है। तो स्ट्राइप की जर्नी है, कैसे वो कैटरपिलर देखने के बाद उसकी जो ग्रीड है, महत्वाकांक्षा है, या उसके जितने भी इमोशंस हैं, और वो मस्ती से घूम रहा है, घास खा रहा है, मोटा तगड़ा हो रहा है, और उसके बाद आसपास देख रहा है कि एक बड़ी सी मीनार है जहाँ पर असंख्य कैटरपिलर उस मीनार पे चढ़ रही हैं, और वो उसका दूसरा सिरा बादलों के उस ओर है, और वो दिखाई नहीं दे रहा कि उस पार क्या है। मतलब वो बादल के उस पार जो वो दूसरा एज है, जो पाइल का जो दूसरा सिरा है, उस तरफ क्या है। तो और वो रोज देख रहा है कि इतने सारे लोग मर रहे हैं, खप रहे हैं, एक दूसरे को कुचलते हुए, कैटरपिलर एक दूसरे को मारते हुए चढ़ रहे हैं, और कोई बता नहीं रहा है। उसी में थोड़ा चढ़ते हुए उसकी एक दोस्ती एक येलो नाम की एक फीमेल कैटरपिलर से हो जाती है, और वो येलो नाम की फीमेल कैटरपिलर से उस मोमेंट पर उसकी दोस्ती होती है जब वो चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं। वहाँ पर ऐसा होता है कि आपको कोई सिग्नल देता है। ये जिस एक तरह से मिस्टिसिज्म है, जिस तरह से पाउलो कोएल्हो की कहानी में हर बार एक लकड़हारा आता है। अब कोई भी कहानी पढ़ो, मतलब तो वो लकड़हारा कहीं ना कहीं एक वो संकेत देता है, मैसेंजर ऑफ गॉड की तरह, या कोई एक दूसरा आदमी की तरह। इस तरह से एक पीलू का भी दो तरह का रोल है, इस तरह वो हम आगे बात करेंगे। तो वो पीलू यानी कि येलो कैटरपिलर, तो फिर उन दोनों में बॉन्डिंग होती है, दोस्ती होती है स्ट्राइप और येलो में, कि भाई आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं और हम यहाँ क्यों हैं। एक बार तो हमको उस मीनार के उस पार जो छोर दिख नहीं रहा है, मीनार का जो बादलों के पीछे ओट लिए हुए छिपा हुआ है, उसको एक बार कॉन्कर करना चाहिए, और वहाँ जाकर महसूस करना चाहिए कि वहाँ पर है क्या। ये सब लोग चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर भी इतना मतलब इनके अंदर एक जिद है कि भाई हमको ये पार करना ही है और ऊपर जाना ही है। लेकिन जैसे वो जर्नी वापस स्टार्ट करते हैं, और वो उसको समझ में आ जाता है येलो को कि वहाँ पर कुछ नहीं है, और वो अपना इरादा बदल देती है, और वो तो नीचे आ जाती है, लेकिन स्ट्राइप मानता नहीं। स्ट्राइप भी एक बार वापस नीचे आ जाता है, और दोनों में लव हो जाता है, और हंसी खुशी दोनों लोग रहने लग जाते हैं। फिर कहते हैं कि दुनिया में प्रेम से और किसी के साथ से भी आगे बढ़कर भी कोई चीज़ हो सकती है, मोर देन लव। तो वो उस लव से भी बोर हो जाता है स्ट्राइप। फिर कहता है कि नहीं, आई हैव टू कॉन्कर, मुझे तो क्लाइम करना पड़ेगा, और मुझे उस पार देखना पड़ेगा कि है क्या। तो वो फिर दोनों में बहस होती है, कई सारी चीज़ों पर डिस्कशन होता है। वो कहते हैं कि अब हमारे जीवन में असीम शांति, अब चाहिए क्या। हमने एक छोटा सा घर बना लिया, घास है, मस्ती से रेंग रहे हैं, क्रॉल कर रहे हैं। अब इस दुनिया में तुमको क्या चाहिए, इससे ज़्यादा इस दुनिया में कुछ है नहीं। वो बार बार उसको हिंट देती है, अलग तरह से समझाती है, लेकिन वो कहता नहीं है। कुछ तो है, जो इतनी भीड़ है, और कुछ वहाँ मैजिकल, वहाँ मिस्टिसिज्म है ज़रूर, मैं उसको देख कर रहूँगा, कुछ चमकता हुआ है ज़रूर वहाँ। तो वो फिर से वो ट्राई करता है कि एक बार वापस मैं क्लाइम करने की कोशिश करता हूँ,
और क्लाइंब करते करते वो देखता है कि एक 3 भारी भरकम कैटरपिलर धड़ाम से गिरती है। धड़ाम से गिरने के बाद उनसे भी बात बात होती है कि भाई ऊपर है क्या, वो कोई जवाब ढंग से मिलता नहीं है। लेकिन फिर वो दिमाग में होता है कि भाई कुछ तो ज़रूर है, कोई ढंग से आंसर भी नहीं दे रहा है मुझे, मैं जाके देखूंगा। और जितना जितना वो ऊपर जाता है ऐसा लगता है कि एक कैचुअल में फंसता जा रहा है, एक दम घुटू माहौल है। और यहाँ पर उसका सेल्फ रियलाइजेशन एक अलग प्रोसेस पे चल रहा है। येलो कैटरपिलर का, पीलू का, वो टहनी पे देखती है कि एक कोकून में एक तितली, एक कैटरपिलर है, वो तितली बनने की ओर जा रही है। तो उससे बात करती कि ये तुमको क्या हो गया, ये रोएदार तुम्हारा पूरे रेशे रेशे तुम्हारे तरफ सब हैं और ये गुच्छा सब बन रहा है, क्या तुम्हारा दम नहीं घुट रहा है कि मुझे इस पीड़ा से गुजरना पड़ेगा अपने आप को एक तितली बनाने के लिए। अगर मैं वाकई में इस संसार को अपनी तरह से परखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, तो मुझे तितली बनना पड़ेगा। तितली बनना ही मेरी नियति है और तुम्हारी भी ये नियति है। जितना जल्दी तुम इस नियति को पहचानोगे उतनी जल्दी तुम्हारी यात्रा क्या है कि सरल होगी, सहज होगी, और तुम वाकई में अपने जीवन के जो लाइफ के असली मकसद को समझ पाओगी कि पर्पस क्या है इस जीवन में आने का, और उस पर्पस को किस तरह से महसूस किया जाए, देखा जाए। तो वो भी बटरफ्लाई होने के प्रोसेस में अपने आप को कर लेती है और कोकून होते हुए बटरफ्लाई बन जाती है। और बटरफ्लाई बनने के बाद वो उड़ते उड़ते टॉप के थोड़ा सा नीचे तक स्ट्राइप पहुंच जाता है और उसको वहां जाके देखती है और एक उसकी आंखों में डालती है कि सेल्फ रियलाइजेशन कहीं वापस उसको करवाती है। और वो थोड़ा सा पहचानता भी है कि भाई इसकी आंखें कुछ अलग बात कह रही है और मेरी तरफ देख रही है। उसको लग रहा है कहीं ये, थोड़ा सा एक आयोटा ऑफ डाउट आता है, थोड़ा सा एक संशय की स्थिति आती है कि कहीं ये पीलू तो नहीं। लेकिन फिर वो दो मत में हो जाता है कि भाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और फिर दिमाग में आता है कि यार मैं यहाँ फंस रहा हूँ ना, मुझे कुचल देंगे और मैं शायद मर सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ऊपर ऐसा कुछ है। और वो नीचे उतरने की कोशिश करता है, बड़ी तकलीफ़ों से नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद वापस वो तितली उसके पास आती है और उसको थोड़ा थोड़ा वापस रूपांतरण के बारे में बताती है, जीवन जीने के बारे में बताती है, और कि भाई हमारी मुक्ति और नियति तितली होने में है, ना कि इस कैटरपिलर के झुंड में समाने के बाद अपना जीवन खपा देने में। यहाँ पर तो सब कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं जिनका जीवन का भी कोई मकसद नहीं, और ना ये जी रहे हैं ना ये मर रहे हैं, कहीं बीच में अटक गए हैं, एक त्रिशंकु की अवस्था में अटक गए। तो ये कह रहे हैं कि हम तितली क्यों बनेंगे। हम तितली इसलिए बनेंगे कि भाई इस दुनिया में फूलों से बड़ी कोई चीज नहीं है जो इस दुनिया को, पृथ्वी को और आकाश को जोड़ते हैं, और फूलों के लिए तितली की आवश्यकता होनी जरूरी है। और तितली जब एक फूल से दूसरे फूल में जाती है तभी फूल खिलते हैं, और जितने असंख्य फूल इस दुनिया में खिलेंगे ये दुनिया उतनी ही सुंदर होगी। ये इसकी समरी है मोटे तौर पर होप फॉर द फ्लावर्स। अब आप लोगों को जैसे समझ आई आप लोग उसमें जोड़ते रहिए चीज़ें। सॉरी सुने नहीं जिस ढंग से वो कीजिए जोड़ देंगे सब साथ में शुरू कीजिए। इस कहानी को कई स्तरों पर समझा जा सकता है, और मैं अपने प्रारंभिक चरण पर दो ही बातें कहना चाहूँगा। आगे फिर चर्चा जैसी होगी आगे बात करेंगे कि ये कहानी वैसे तो एक जैसे सामान्य जीवन होता है कि सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी में तमाम होती है। तो जो ये स्ट्राइप है, फट्टू जिसको नाम दिया गया है, वो इससे असहमति रखता है कि नहीं, ज़िंदगी कुछ और भी होना चाहिए। जो दिन ब दिन के जो केवल खाने और मोटे हो जाने, यानी कि आए और खाए और चले गए, इतना ही ज़िंदगी नहीं है।
उसके दिमाग में एक ही बात आती है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जाने अनजाने एक चलता है कि आखिर जिंदगी का प्रयोजन क्या है, और वो ना केवल उसके दिमाग में चलता है बल्कि हम सब के दिमाग में चलता है। और जब भी हम किसी भी बहाने इस पर चर्चा को लेकर बैठते हैं, या जैसे कि अपने कहानी चर्चा को, विभिन्न कहानी को चर्चा को लेकर चलते हैं, तो उसके पीछे भी मकसद यही रहता है, केवल कहानी को समझना ही नहीं है, उसके उसके बहाने जीवन को भी समझना है। तो इसके बाद जो है, इसकी जो मैं बीच में सारी चीजें तो इन्होंने बता दी है, और मैं बातें करूंगा। जो जीवन का इन्होंने एक अर्थ बताया है वो बहुत अंतिम कुछ में, कि तुम्हें तितली ही तो बनना है। तितली अपने सुंदर पंखों को पसार कर पृथ्वी को आकाश से जोड़ती है। वो केवल फूलों का रस पीती है और प्यार के बीज एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाती है। तितलियां न होगी तो उस दुनिया में बहुत कम फूल रह जाएंगे। पूरी कहानी एक रूपक कथा की तरह है। आप देखिए यहाँ पर जो अर्थ दिए गए हैं, जो व्यक्ति जो कीड़े संघर्ष कर रहे हैं या जो बनना चाहते हैं, और जो फूल भी, फ्लावर भी अपने आप में एक रूपक है संसार को सुंदर बनाने की और सबके लिए यूजफुल बनाने की, सब उससे प्रेरित वो बनाने की। तो फूल भी है। और दूसरी बात है कि इसमें एक डायमेंशन आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट का भी है। तरक्की, विज्ञान, आगे बढ़ना सब ठीक है, लेकिन क्या वो तरक्की हम दूसरों की कीमत पर आगे बढ़ते हैं, दूसरों को पीछे पीछे धकेल करके आगे बढ़ते हैं, एक बात। दूसरी बात कि सहयोग से भी आगे बढ़ते हैं, तो उसका लाभ क्या पूरे संसार को मिलेगा? पूरे जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, एनवायरनमेंट है, उसकी हानि करके हम इस पीढ़ी के लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। आने वाले जनरेशन के लिए हम बहुत कम, मतलब कि उनके लिए बहुत जो छोड़ के जाएंगे वो उतना अच्छा उनके लिए हित में नहीं होगा। तो बहुत सारे प्रश्न ये कहानी करती है। इसके अलावा एक इसमें एक फेमिनिज्म भी है, स्त्रीवाद भी। आप देखिएगा कि अमूमन होता ये है कि विभिन्न कहानियां हम पढ़ते हैं, वहां पर राहत दिखाने का अमूमन पुरुष और उसके बोल, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यद्यपि येलो उसके पीलू जो उसके साथ नहीं जाती है, जब वो प्रेम से रहने लगते हैं और वो ऊब सा जाता है साथ साथ रहते हुए कि बहुत हो गया, मैं तो वापस जाके देखना चाहता हूँ कि वो कैसे उड़ान पर आगे जो मंजिल है जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर वो देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ उसको। लेकिन यहाँ पर जो रहस्यमयी बात जब आती है जो एक संकेत के रूप में, तो पीलू उसकी आगे सर्च करती है और बाद में वह अपने को, मतलब कि उस कैटरपिलर से तितली में कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्मेशन उसका होता है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वह उस सर्च में उसके पास जाती है, पट्टू के पास जाती है, और वापिस से पट्टू नीचे आता है और कहना चाहिए कि वो भी उसी प्रोसेस में लगता है। तो इस तरह से ये पूरी कहानी कई डायमेंशन में चलती है, और मैंने छोटी छोटी अपनी बात कही है। आगे जैसी चर्चा चलेगी अपन और बातें करेंगे। सर इसमें ये जैसे अपन ये आपने फेमिनिज्म की बात की अभी, तो जैसे लड़कियों का ऐसे मतलब ऐसे वो स्टीरियोटाइप बन गया है कि लड़कियों को मतलब घर के काम वगैरह, शादी कर लो और घर के काम करना, उड़ना मतलब वो लड़कियां नहीं हो पाता है ये चीज। तो मैं ये भी इस कहानी के साथ जोड़कर मुझे ये रूपांतरण केवल उसका नहीं, सबका, उसमें स्त्री भी शामिल है, पुरुष भी शामिल। लड़की उड़ रही है भैया। हाँ, पूरा घर संभालते हुए भी फिर उसने अपने सपनों को अचीव किया। हाँ, अगर पॉजिटिव बोलूं कि उसने पूरा घर संभाला, उसने उसको समझाया भी कि तुम्हारा क्या है रोल लाइफ में। हाँ, वो नहीं समझा, ठीक है, उसने अपना पूरा चेंज किया, चूल्हे चौके में नहीं लगा कि उनको उड़ना भी सिखाया लड़कियों को, मतलब अपना सपना भी अचीव किया। बिल्कुल। कहानी है तो ह्यूमन नेचर की पूरी, हाँ, कि कैसे हम एक शून्य की तरफ बढ़े जा रहे हैं, एक दूसरे को धकेल के पीछे, क्या हो रहा है आगे ये पता ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है। उससे बेटर होता है कि एक अपना लक्ष्य निर्धारित करके अगर हम उस दिशा में चले, जैसे कि पीलू ने करा कि भाई एक मुझे तितली ही बनना है, हमें भी एक उद्देश्य लेकर चलना चाहिए। इसमें ऐसा भी है ना कि जैसे युवा पीढ़ी है वो एक तरफ ये सरकारी नौकरी के पीछे भाग रही है, तो वो अपना कुछ करे या अपनी उड़ान खुद वो उड़े। अपनी उड़ान से मतलब नहीं है यहाँ पर, मतलब हाथ एक दूसरे की होड़ करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, झूठी मतलब हाँ, जैसे सरकारी नौकरी के पीछे भी अपन भागते रहते हैं, शून्य में भाग रहे हैं कि भी
तुमने करा है तो मेरे लोग को भी वो कर करना रहे है। हैं तो ये मैं भी यही करूँ। हाँ ये यही उसमें भी यही दिखाया कि जैसे वो कैटरपिलर सब बढ़े जा रहे हैं एक दूसरे को धक्का देके आगे, हाँ हाँ कोई मतलब नहीं, उनको ये पता ही तो नहीं ये ऊपर है क्या। हाँ तो एक अपना उद्देश्य वो करके रख के मोटो दिमाग में कि क्या करना है वो करना चाहिए, रादर कि हम घुसे जा रहे हैं शुगर में। नहीं, लेकिन फिर वो एक उद्देश्य बन जाता है, उसको मिल गया, फिर वो बोर हो जाता है। बहुत वही हर बहुत किसी सारे को, हाँ, बहुत डायमेंशन सारे इसमें dimension डालती है। है ना कि हम भी कोई चीज हमें मिल जाती है तो वो लगता है तो और मिल आगे गया, क्या और आगे, करें। हाँ, वही फिर और इससे आगे। ऊब होने लगती है लाइफ लाइफ की, के सारी बिल्कुल आगे चीजें इसमें ऊब ये है। है कि जिंदगी एक सफर है, ये अंत नहीं होता है इसका। संतुष्टि किस लेवल पर आके संतुष्टि हमें किसी मिलनी लेवल है, पर नहीं मिलनी आती, चाहिए या मिल रही है, आत्ममंथन या क्या चाहिए उनको, अपनी खोज, एक्चुअलिटी खोज जो है, सेल्फ डिस्कवरी, वो पता self-discovery, नहीं पता ही चलता नहीं है। है, पता ही नहीं। जैसे self-discovery। फर्स्ट ही जो इन्होंने इंग्लिश में जो कोट लिखा है, पहला ही कोट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अ टेल पार्शियल अबाउट लाइफ, पार्शियल अबाउट रिवॉल्यूशन एंड लॉट्स अबाउट होप फॉर एडल्ट्स एंड अदर्स। ये अपन सोचे कि एक जो ग्राफिकल स्टोरी है ये सिर्फ चिल्ड्रंस के लिए तो है नहीं, बहुत सारे लाइफ के डायमेंशन इसमें दिखाए, बहुत सारे व्यंग्य भी किए यहाँ पे, इवन एथिक्स भी दिखाए, क्यूरोसिटी की इम्पोर्टेंस दिखाई है कि आप में जिज्ञासा होनी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, लेकिन आपकी वो जिज्ञासा किस रास्ते पे जा रही है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ये स्ट्राइप जो है जब बाहर निकलता है उस टाइम उसे पता नहीं होता है, खाता रहता है, उसकी डेस्टिनी में बटरफ्लाई बनना है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता, अपनी सेल्फ डिस्कवरी नहीं कर पाता। वो सोचता है अब क्या इतना खा लिया, मोटा होता, उसकी वो लिमिट होती है क्योंकि ऊपर वाले ने उसको इतना बना रखा है कि एक टाइम में वो इस चीज से हो जाएगा, कट हो जाएगा और आगे बढ़ना है। अब नीचे उतरता है क्या है, क्योंकि क्यों का वो सोचता ही नहीं है, अपनी लाइफ पे हमें सोच के रिफ्लेक्ट करके आगे बढ़ना होता है, वो इसमें यही है, उसे समझ नहीं आता क्या करना। अपने जैसे लोगों को देखता है तो वो अट्रैक्ट होता है, अपने जैसे लोगों से हर कोई अट्रैक्ट होता है। आज हम लोग भी होते हैं, हमारे अगर हम कहीं बाहर भी अलग स्टेट में हैं, अलग लोग हैं, जैसे ही अपने मारवाड़ी आते हैं, अरे आप मारवाड़ी हो, ये करके हम भी उनसे बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे रिश्तों की भी इम्पोर्टेंस बताइए, अकेला लाइफ में हम कर नहीं सकते, एक जैसे उसको मार्गदर्शक भी होना चाहिए, एक मार्गदर्शक, एक दोस्त, कोई भी एक साथ में होना चाहिए। अब वहां सब अकेले, जैसे ही वो निकलता है और देखता है कि सब चढ़ रहे हैं, कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। तो आज के टाइम में भी यही है, सब यही इतने हाल है। बिजी है, इवन फेस्टिवल आते हैं, पहले हम बड़ों का आशीर्वाद लेते, छोटों से भी बात करते एक दूसरे से, अब हम लोग इतने बिजी हो गए, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया या स्टेटस लगा दिया, हमारी ड्यूटी खत्म। तो यहाँ रिश्तों की भी इम्पोर्टेंस बताइए कि रिश्ते होना बहुत जरूरी है, उनके बिना हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, कहीं ना कहीं अकेला फील करते हैं। तो यही चीज होती है, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। जब उसको पिल्लू दिखती है और जब पिल्लू उसको उस टाइम कहती है, एक तो पहले वो कहता है कि अब मैंने इससे बात की, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसके ऊपर पैर रख के मैं ऊपर चलूं। तो यहाँ अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि आप अपनी ऊंचाई के लिए क्या दूसरों को कुचलना चाह रहे हो। तो वहां पे वैल्यूज बता दी, और फिर वो जब रोने लगती है तो उससे अटैचमेंट फील होता है, नीचे आके फिर वो इतना प्यार, लेकिन क्योंकि एक्चुअल रिश्तों में सिर्फ प्यार प्यार तो होता नहीं, एक एक्चुअलिटी जिसमें आपकी सेल्फ डिस्कवरी है, सोचा ही नहीं, उसके ऊपर आप जो है बोर होते ही हो। जब तक आपको अपनी खुद चीज, आज भी देख लो आप, कई लोग देखा देखी में जॉब में एंटर तो हो जाते हैं, लेकिन हम उब गए हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ और इन करना सब चाहते का हैं, हाँ, बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाते। ये मैं क्या कर और रहा इस जो बुक नॉवेल है, इसकी फर्स्ट कोट और लास्ट में दी एंड और द बिगनिंग, और हिंदी में जो है ये अंत नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। जब हम एक्चुअल में अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर लेते हैं, एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन हो जाता है, तभी हमारी वहां से न्यू बिगनिंग होती है। कई जने गिव अप कर देते हैं अपनी लाइफ को लेके कि बस अब हो गया। तो इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई है, वैल्यूज। बाद में जब वो वापस कहती है, मैं जब उसको ये स्ट्राइप करता है कि तुम वापस चलो, अपन देखते हैं क्या अभी भी उसके मन में है, क्योंकि वो बोर होता है कि वहां ऊपर था क्या, और वो बोर हो जाता है तो क्या मेरे को तो जानना ही। और जब वो देखता है वो 3 जब इल्लियां जब गिर जाती है और उनको 2 को तो वो डेथ हो जाती है, और एक कहती है वहां ऊपर बस तितलियां, ये कह के उसका भी, तो उसको लगता है मुझे रश या जानना है ऊपर है क्या। जब वो वापस आके पिल्लू को बताता है तो पिल्लू सोच में पड़ जाती है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, फिर लेकिन वो अपने आप पे वो कर लेती है एक्चुअलाइजेशन, उसको ये चीज का हो जाता है कि नहीं, मैं दूसरों के वापस उसी चीज को करके, उनको नीचे धकेल के, उनके ऊपर चढ़ के, मुखामुखी करके, ये सब करके मैं नहीं चढ़ूंगी, वो मना कर देती है। तो इसमें मॉरल वैल्यूज की भी बहुत इंपॉर्टेंस दिखाई है, बिना मॉरल वैल्यूज आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
तो फिर जब वो ऊपर चढ़ता है और जब वहां जाके वो ऊपर वालों का सुनता है बात, वहां ऊपर जाके धक्का मुक्की होती है और उस टाइम जब उसको आवाज आती है कि यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं है, और जब उसको रियलाइज होता है पिल्लू भी दिखती है और वो एक कोट किया है जो ऊंचाई है बस नीचे से ही अच्छी लगती है। तो आजकल भी यही है, आजकल लोग कई जने सोशल मीडिया से इतने अट्रैक्ट होते हैं कि कईयों की लाइफ देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये इनकी रील की दुनिया है। उनसे आजकल यंगस्टर बड़े कई बार एज ग्रुप के हो रहे हैं ये सारी चीजें, क्या उनकी वो चीज देखे, जरूरी नहीं है उनको आप जो देख रहे हो वो सही है कि नहीं, उसको जानना भी नहीं चाहते, एक्चुअल में जो चीज है वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहते कि एक्चुअल में उनकी जो बात है। मतलब जैसे सरकारी नौकरी पे भी लागू होती है, सरकारी नौकरी को देखते हैं कि अभी जैसे कोई हीरो दबंग जैसे RS IAS में UPSC में ये रुझान बढ़ा है लोगों का ना, तो उनका वो देखते हैं कि वो हीरोगिरी कर रहे हैं तो उससे वो अट्रैक्ट होते हैं कि भाई मैं, जबकि ये एक जिम्मेदारी आपके पास आने वाली है उसके बाद की सरकारी नौकरी एक तरह की जिम्मेदारी है, लेकिन वो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो सैलरी और सिर्फ उससे अरे इनकी लाइफ ऐसे सेट हो गई। हमारे साथ में स्टाफ एक की लाइब्रेरी में लगी तो उन्होंने लाइब्रेरी में डिप्लोमा कर लिया, उनका उसमें नहीं लगा, उनका वो इंजीनियरिंग हो रखा है, वो चाहते तो अपना उसी फील्ड में आगे बढ़ सकते थे, नहीं, लाइब्रेरी वालों की जॉब बड़ी जल्दी लगी, उन्होंने वो कर लिया। अरे BSTC वालों के थर्ड ग्रेड लगे, उन्होंने वो एक्चुअल में वो खुद क्या करना चाह रहे हैं उन्हें वो समझ ही नहीं आ रही है। तो ये चीज आजकल सबके साथ है, बेरोजगारी ने इतना ये कर दिया कि वो समझ ही नहीं पाते अपनी एक्चुअलिटी, सेल्फ डिस्कवरी के बारे में वो सोच ही नहीं पाते, जबकि अगर सोच के सही रास्ता उन्हें मिल जाए, कोई सही गाइडेंस मिले तो वो जो है कि ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। वैसे भी एक मूवी जो है शाहरुख खान ने ये डायलॉग भी बोला है कि भाई जहां जब तक सब कुछ सही नहीं हो तो वो एंड नहीं है, अभी पिक्चर अभी बाकी है, तो वही वाली लाइफ में तमाशा फिल्म में भी यही, तमाशा की स्टोरी भी यही है, सेम है। एक्चुअली हमारी कंट्री में क्या शौक और प्रोफेशन दोनों अलग अलग चीज है। आप शौक कितने पाते हैं, हाँ ठीक है ये तो करते हो, आप करते क्या है, ये चीज हमारे यहाँ तो ये कवियों के साथ तो ये होता ही है कि आप कवि हो लेकिन आप और करते क्या हो। हाँ, कवि हो या सोर्स ऑफ इनकम तो वैसे भी सर्वाइवल के लिए चाहिए। अगर आप कवि एक बार बोलने दें ताकि क्या आप सारे जो क्यूरियोसिटी है ना, पर बाद में अपन उसको कर लें, एक बार जो बोल रहे हैं बोलने दें। मतलब इसमें जो छोटी छोटी लाइनें है ना, बोलिए नहीं, बीच में मतलब कि वो थोड़ा ठीक रहता है। जिंदगी का खाने और मोटे होने के अलावा और भी बहुत कुछ मतलब होगा। तो आजकल की जो लाइफ है इसमें ये छोटी छोटी लाइनें बहुत कुछ अपने आप में कह जाती है। जिंदगी के बारे में जितना मैं जानता हूँ ये भी उतना ही जानता है। जब वो एक जना कहता है टाइम नहीं है तो उसको ये होता है कि भाई इसको भी क्या इतना ही पता है। तो ये है कि आजकल के टाइम में इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करना है, उसको और अपनी नॉलेज में इंक्रीज कैसे करना है, ये चीज है ही नहीं। तो वही चीज यहाँ पे ये चीज इस लाइन में व्यंग्यात्मक लाइन है ये कि जितना मैं जानता हूँ क्या ये सामने वाला भी उतना ही जानता है क्या, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। और बाकी तो होप फॉर फ्लावर्स नाम सुन के ही स्टोरी की तरफ अपना अट्रैक्ट होते हैं। और एक ऑप्टिमिस्टिक एक कुछ होता है कि कई बार कुछ टाइटल से ही हमें लगता है अंदर होगा क्या, और इसको तो टाइटल देख के अट्रैक्ट होते हैं कि पढ़ना चाहिए, होप कुछ ना कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग होगा, एंड भी अच्छा ही होगा। तो वही जहाँ एंड अच्छा होता है रीडर को भी बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होती है। क्या हम साधारण जिंदगी नहीं जी सकते, जैसे ये सारी चीजें ये उस अट्रैक्शन से लेके, जैसे खाना पीना ये हो गया, ये भी तो एक लाइफ ही है, मतलब इसमें कोई रहना चाहे। साधारण जीवन से आपका क्या अभिप्राय है? जैसे मतलब आपने नौकरी की और वापस घर आ गए और फिर वापस नौकरी पे चले गए, तो ये भी अपन कर तो सकते हैं ना, साथ में शौक करते हैं जो क्यूरियोसिटी होती है वो बाहर निकलती है। ज्यादातर लोग यही करते हैं। मतलब ये है कि क्या कैटरपिलर नहीं, वो उसकी तो नियत ही वही है ना, ऊपर वाले ने वो नियत ही बना रखी है, उसको बटरफ्लाई बनना है। जैसे अभी सर ने कहा कि छपना चाहिए, तो कवि बनना मतलब इसलिए जरूरी है कि भाई अपना छपना ही छपना, ऐसा कुछ नहीं है। मोनोटोनस जिंदगी जी रहे हो, एक बार तो आपकी लाइफ में एक बटरफ्लाई आएगी, तो घूमते रहेंगे। यहाँ पे क्या लाइन है सर जो आप कह रहे हैं ना, साधारण जीवन, गलत काम करने से तो कुछ नहीं करना ही अच्छा है।
देखो दिशा मत तब वो भटक जो, जाएगी, हाँ। दिशा भटक जाएगी तो स्टोरी स्टोरी से तो यही है, हम अलग अगर अपनी लाइफ जी रहे हैं तो वो जैसे यहाँ पिल्लू कह देती है, गलत काम करने से तो अच्छा कुछ नहीं करना है। I mean, नहीं, मैं तो ऊपर नहीं तितली बन के चढ़ूंगी, भी तो वो अपनी साधारण वो जिंदगी तो भी- अभी तितली बनी नहीं है ना, उससे नहीं, तो पहले भी की वो उसकी साधारण बताइए, उसकी जिंदगी तो नीयत ही जी तो रहे हैं तितली ना, बनना, वो तितली भी तो- बनेगी तो लाइफ चेंज 70% लोग ऐसे ही होते हैं। मेरे ख्याल में मैं रामेश्वर के प्रश्न को पकड़ के अभी आपको बाद में, ये पहले सब बोल लेना आपका नहीं, बाद वो में। कहानी के लिए बोल रहा है, कहानी के लिए बोल। नहीं नहीं, कहानी कहानी के लिए बोल हमारे रहा है। मेरा व्यू पॉइंट वो याद नहीं। अच्छा ठीक है। एक्चुअली ये जो आपने इसके लिए नॉलेज और रूपक और ये बताया ना शब्द, ये एक फेबल वर्ड भी है। और अपनी सबसे पुरानी फेबल जो है वो पंचतंत्र, जिसको नीति कथा कहते या दंत कथा भी कहते। प्रकृति और जीव जंतुओं को लेकर और मानव जीवन का तुलनात्मक करना, विवरण देना, वो उसका उद्देश्य है। लेकिन मुझे एक दूसरी फेबल याद आती है, बल्कि दो फेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लिटिल प्रिंस बाय सेंट एग्जुपरी, और एक है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। ये दोनों फेबल आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि कहीं कहीं आप अवश्य पढ़ें। और ये जो फेबल या नॉवेलेट है होप फॉर फ्लावर, ये जोनाथन लिविंगस्टन सीगल के बहुत नजदीक है। जर्मन के रिचर्ड बैच ने ये नॉवेलेट लिखा है, और रिचर्ड बुनसन ने समुद्र तट पे एक्चुअल कैमरे से फोटोग्राफी की है, जो उस किताब में, नॉवल में शामिल है। सीगल का मतलब होता है उकाब, समुद्री चिड़िया। और उस नॉवल में भी यही प्रश्न उठाया हुआ, जो कि कैटरपिलर का है। उकाब आसमान में सिर्फ इसलिए उड़ते हैं कि वो मछली देख सकें और मछली पकड़ने के लिए नीचे आ सकें और प्रजनन करें और अपनी प्रजाति की संख्या बढ़ाएं। उसमें जोनाथन नाम का एक सीगल ऐसा होता है जिसके मन में आता है कि अरे यार ये क्या है, ये क्या, यही टोटल लाइफ। हमारे को जो ये पंख दिए हैं, ये किस प्रकार, कितनी प्रकार की उड़ान हम कर सकते हैं, उसके लिए। सेवंथ हेवन की बात है। तो उसकी पंचायत बैठ के उसको अपने समाज से निकाल देती कि ये तो बकवास है, ये क्या कह रहा है यार, लाइफ यही है, मछली पकड़ो, खाओ, पियो और अपनी घर परिवार बचाओ, अपनी प्रजाति बढ़ाओ, यही लाइफ है, इसके अलावा अपना बकवास, निकलो। वो निकल जाता है और वो एक महारत हासिल करता है। फिर उसको एक महारत में एक गुरु मिलते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो गुरु ये कहते हैं कि हर उकाब के अंदर एक गरुड़ हो। गरुड़ किसके ऊपर? हर चिड़िया के अंदर, अंदर एक गरुड़। हर चिड़िया, चाहे वो छोटी चिड़िया हो, उसके अंदर एक गरुड़ हो। और इसमें जो सामंजस्य इस वर्तमान कहानी से ये है कि हर कैटरपिलर के अंदर एक तितली होती है। मेरे हिसाब से ये कहानी का एकमात्र उद्देश्य स्पिरिचुअल क्वेस्ट है। आपके अंदर अपने आध्यात्मिक विकास की खोज, उसकी जो प्यास है, उसकी ओर इंगित कर रही है ये कहानी, होप फॉर फ्लावर। और वो जो जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल का। अब आप देखिए कि अभी जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति को ये एहसास है कि ये अपर्याप्त है, लेकिन उनके सामने कौन सा ख्याल है? सक्सेस का। कि मास्टर बन गए, टीचर बन गए, लॉयर बन गए, वो सब उस दौड़ में, जिसके लिए हमारे पास शब्द है रैट रेस या भेड़ चाल,
सवाल आईएएस मास्टर लाइब्रेरियन किसी का नहीं, सवाल है 1.5 साल का सक्सेस का इल्यूजन। व्हाट इज सक्सेस? वो जो मीनार, एक नहीं कई मीनारें हो गई है, और वो सारी मीनारें उस सक्सेस की जो पता नहीं है काहे के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन एक वर्ड है, वी वांट टू बी सक्सेसफुल। और जो पतंजलि की जो किताब है योग पे, वो एक आधे वाक्य से शुरू होती है, अर्थ योग, यानी जब सब कुछ निरर्थक हो जाए, सक्सेस की सारी रेस समाप्त हो जाए, तब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आते हो। The entire race towards success is illusory, it is illusion. ऊपर कुछ नहीं है, मतलब सक्सेस एंड आईएएस भी पहुंच के भी उसको भी ये लगता है भैया कि कुछ नहीं है, लाइफ बेकार। एक टीचर को भी पहुंच के लगता है लाइफ बेकार, लाइब्रेरियन को पहुंच के लगता है लाइफ बेकार। सवाल उसका नहीं है, सवाल ये है कि हम अपनी इस भौतिक दुनिया में सक्सेस की तौर पर शामिल तो हो गए, लेकिन किसी किसी को ये एहसास होता है कि सब बेकार, वो वापिस लौटते हैं अपनी क्वेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी में, और वो ही लोग ये देख सकते हैं कि आपके अंदर एक तितली विद्यमान है, यानी आपकी वास्तविक जो उच्चतम संभावना। तितली का मतलब है एक व्यक्ति के उसके खुद के भीतर जो उच्चतम संभावना, वो तितली है, वो गरुड़ है। एक छोटी सी चिड़िया के अंदर जो उच्चतम संभावना है, वो गरुड़ है। जैसे तो- मछली उड़ नहीं सकती, वो तैरने के काबिल है। कौन? मछली हाँ नहीं, मछली गौ, मछली का उच्चतम रूप व्हेल होगा, पक्षी का उच्चतम रूप गरुड़ होगा, कुकुन का, कैटरपिलर का उच्चतम रूप तितली होगा। मनुष्य का उच्चतम रूप क्या है? वो उसका आध्यात्मिक विकास, जिसको कि हमारे बीच में बुद्ध के ऊपर एक विद्यमान है, यानी बद्ध पुरुष से बुद्ध होना। बद्ध मतलब अपने कुकुल में लिपटा हुआ व्यक्ति, और उससे मुक्त होकर जो तितली बन गया वो बुद्ध। सर, ये तो पलायनवाद भी तो हो गया ना, कि अपने ये सबसे छोड़ इसको छाड़ के बाद पलायनवाद कहकर जो मानव जाति का सबसे बड़ा नुकसान किया है। लोगों ने बुद्ध को भी पलायनवादी कहा, लेकिन वो इस मानव जाति का सबसे बड़ा नुकसान। आप जो बात कह रहे हो ना, तो उस पर कभी हम बात करेंगे कि आज जो न्यूज़ डिबेट में हिंदू संस्कृति और सनातन की बात आती है, मतलब उसको हम 10% भी अगर ढंग से जान लें, तो मतलब वो जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो मिलेगी, एक परफेक्ट ऑर्डर की दुनिया। और आप जो जाले और आपने जो चमकीली चीज़ों को पकड़ रखा है ना, वो धीरे धीरे अपने आप छूटती जाएगी। सनातन में तो कोई ईश्वर ही नहीं है। अगर सनातन की रियल डेफिनेशन पर आप जाएंगे तो कोई पर ब्रह्मा पर भौतिक की जो बात है, यहाँ पर धर्म और आध्यात्मिकता नहीं, मैं तो थोड़ा सा उसका अलग बात कर करेंगे। रहा हूँ। आध्यात्मिकता इज इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सेक्स। अहम ब्रह्मास्मि। इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस है, हम्म? इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस। हाँ जी। तो मेरे हिसाब से इसको होप और फ्लावर इसलिए कहा। एक मिनट में मेरी बात पूरी कर लूं। होप और फ्लावर है ये। होप और फ्लावर मतलब तितलियां परागण करती है तभी फ्लावर होते हैं, फ्लावर जीते हैं। तितलियां पॉलिनेट करती है तभी फ्लावर होते हैं। और ये दुनिया खूबसूरत फ्लावर्स की वजह से, तितलियां होंगी तो फ्लावर होंगे। और तितलियों की खास बात यह है कि अगर वो फूलों से कुछ रस लेती है तो वो उसके बदले में पॉलिनेट भी करती है, यानी वो उसको गरीब नहीं करती, वो उसको समृद्ध करती। भावना। इट इज एम्पावरमेंट, नॉट एम्पावरिशमेंट। तो आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी का अपने भीतर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कीड़ा हो या मनुष्य, लेकिन मुख्य बात कहानी का संबंध मनुष्य से। मनुष्य अपने भीतर अपने सर्वोच्च रूप को कैसे प्राप्त करे, वो अपने कुकून से कैसे बाहर निकलने की प्रक्रिया बड़ी पेनफुल है वो। और वो आपको ध्यान होगा कि वो कहती नहीं, ये पेन तो मुझे झेलना पड़ेगा।
इसके बिना अगर आप उसकी हेल्प कर दो, कुकुन को तोड़ दो, तो फिर वो उड़ नहीं पाए, उसके पंखों में ताकत नहीं आई। उस पेन को झेलकर ही वो कैटरपिलर अपने कुकुन को तोड़कर बाहर निकल सकती है। वो आध्यात्मिकता का मार्ग है। तो आप रामेश्वर जो बात कर रहे हो वो एक सीमित बात है कि हम दुनिया में सफल ज्यादा से ज्यादा कैसे हों, लेकिन वही बात है पिलर बन जाएगा, ऊपर जाके पता लगेगा कुछ नहीं, अर्थ होगा, कम बैक कुछ नहीं। तो सर हम पलायन नहीं करके अपने गृहस्थ जीवन में भी तो मतलब रहकर भी अपन वो इंसानियत को जिंदा रख सकते हैं। देखो इसका आराम से, बट वो जो अगर आपको जैसे उस पिलर के अंदर लाखों करोड़ों कैटरपिलर वो चल रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। इसमें कुछ लेकिन caterpillar प्रॉब्लम बोलती भी किसको है हुई है? जिसको प्रॉब्लम हुई है वही तितली बना। कि अगर पता है तुझे ऊपर क्या है तो हाँ। हमें मत बता, हाँ। हमें नहीं जानना, हमें बस ऊपर चढ़ना है। और जो ओ, ऊपर चढ़ कोई गए वो मोटिव भी मिला बता है। नहीं रहे कि अगर बता देंगे तो क्या होगा, इनको पता चल जबकि जाएगा वो ऊपर कईयों कुछ को नहीं। बता के जाता है। स्पिरिचुअल क्वेस्ट नहीं है, वो आराम से अपना हाँ। जीवन जियो। बस उनको तकलीफ है वो आओ, स्पिरिचुअल क्वेस्ट की गृहस्थ जीवन में रहकर भी तो किया जा सकता है। तो साधु संत बनने का कौन कह रहा है? साधु संत वो स्पिरिचुअलिटी नहीं होती एक्चुअल में। नहीं, आप एक्चुअल दुनिया में भी इस पलायनवाद, आध्यात्मिकता का संन्यास- मतलब ही वो नहीं नहीं नहीं, है। संन्यास नहीं कहा है मैंने। ओके, नहीं, सर अध्यात्म मैंने वर्ड word का ही use- मतलब होता है अपनी मैंने इच्छाओं word पे use कहाँ कंट्रोल किया? करके खुद की डिस्कवरी कैसे संन्यास करते मैंने हो। word use कहाँ किया? नहीं, आप मैंने- कह रहे बुद्ध जो बुद्ध, हाँ तो बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने तो संसार में रहना सिखाया लोगों को। एक बात मैं बता दूं आपको, मैं इसमें 2 लाइनें आई है, उसका वो आपके प्रश्नों का आंसर दे देगी। हम उड़ सकते हैं, हम तितलियां बन सकते हैं, मीनार की चोटी पर तो कुछ भी नहीं है। उसके आगे की लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर पहुंचने के लिए उसे उड़ना चाहिए, चढ़ना नहीं। अब ये आपकी अपनी डेफिनेशन होगी कि चढ़ना ना है, उड़ना है, उसका मतलब क्या है। वो जरूरी नहीं कि मैं जो मीनिंग बता रहा हूँ उससे आप सहमत हो जाए, या ये जो मीनिंग बता रहे हैं आप सहमत हो जाए, वो अपनी अपनी डेफिनेशन होगी। हाँ तो लेकिन अपना एक बात जरूर है, हैं? सहमत मत हो, हाँ, मीनिंग को बताओ। नहीं, ये जैसा इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा ना कि ये हो जाए, ठीक है, आपके उड़ने का मतलब ये है तो आप, व्हाट इज योर मीनिंग? हाँ, आपका क्या मीनिंग? बस जैसे कि मान लो कोई एक प्रोफेशन में है, मतलब वो पहले से ही है। अब एक आईएएस को है ना, जैसे मान लो कि कोई संगीत में शौक है, तो वो डेली रियाज करके सुबह और शाम वो अपना वो चीज भी तो कर सकता है ना। तो वो उसका इनर सेटिस्फेक्शन है ना, तो हो सकता है ना। भाई यदि उसको लगता है कि वो उसका जीवन का मीनिंग है, आईएएस की नौकरी छोड़ के फिर हाँ तो क्या हो गया, नहीं, आरडी संधू अगर वो क्रिकेटर था। सच में एक दिन अगर आरडी वो संगीत संधू सच्ची में क्रिकेटर बहुत था, उसको गाने अट्रैक्ट का कर रहा है शौक ना, था ना। वो एक दिन आईएएस छोड़ेगा और संगीत में जाएगा। है ना, एक एमिली डिकिंसन की पोयम सीमित है, बात है। सीमित बात आप उसको पढ़ना। पढ़ना वो अपनी इनर बर्ड की बात कर रहे हैं। अब उड़ने का क्या मतलब है ये आपको अपने ऊपर भी तो चढ़ रही है। कौन कैसे चढ़ता वो है ना, देखा देखी भीड़ चाल। ये सर कह रहे हैं कि जैसे अपना इनर फॉर्म, जैसे मछलियां है ना तैरने के लिए है, उड़ने के लिए नहीं होती है, वैसे तितलियां तैर नहीं सकती है। जैसे कोई इंसान है ना, उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है या किसी एक चीज में इंटरेस्ट है, लेकिन वो आईएएस बन गया है। अब वो आईएएस की नौकरी छोड़ के फिर वो एकदम से तो छोड़ेगा नहीं ना, वो अपनी फैमिली भी पहले सेटल करेगा ना। एकदम से नहीं छोड़ते। एकदम जिस दिन रियलाइजेशन आएगा, वो तो रियलाइजेशन है ना, हाँ, कब अपनी स्ट्रीम चेंज कर। छोड़ने और का कई सवाल लोग- नहीं है। आप जहाँ हो वहीं पर Satisfaction। अपने आंतरिक उच्चतम स्वरूप को प्राप्त करो। उसकी सेटिस्फेक्शन उसमें तो वो वही यहाँ चलेगा। पर, पे दोनों ये- चीज आ गई हैं कि अगर आपको आईएएस ऑफिसर बने रहना है तो भी ठीक है, और अगर उसको उस चीज का शौक है तो वो कंटिन्यू करे ना उस चीज को। दोनों चीजें ये IAS उड़ना का तितली का थोड़ा सुपरफिशियल इसलिए लग रहा है कि ये सबसे फास्ट इवोल्यूशन है एक तरह से। कैटरपिलर से बटरफ्लाई Butterfly बनना, बनना। तो हमें वो थोड़ा सा सुपरफिशियल जैसे लगता है। गृहस्थ जीवन में महिलाएं होती है, वो अपना गृहस्थी भी संभालती है और जॉब भी करती है, मतलब वो उनका उड़ना हो गया एक तरीके से। जॉब करना उड़ना नहीं होगा भैया, जॉब करना उड़ना नहीं होगा। आजकल ये स्त्री ये पुरुष का अपनी सीन अपनी ही डिफरेंट को डिफरेंट जॉब में रहते हुए भी हम मैं आपको बताता हूँ, जो आपका एक मिनट, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक आईएएस बनकर के महिला ने उस आईएएस को छोड़ दिया और आरटीआई को, क्या नाम था उनका, जिन्होंने आरटीआई के लिए नाम नहीं जाना जाता है उनका, उन्होंने बांसवाड़ा में वो मतलब कि आईएएस थी, अरुणा राय। तो मैंने कहा ना, हर व्यक्ति अपने ढंग से डिफाइन करता है,
कि उसका उड़ना का क्या मतलब है। और आपने कहा ना कि IAS बन जाने के बाद बहुत सफलता मिल गई, उसने नौकरी रिजाइन कर दिया उसने। अब आप बताइए क्यों किया उसने रिजाइन? उसको लगा कि ये मेरे लिए, ये उड़ने में मेरे बाधक है। केजरीवाल भी तो कुछ थे नहीं, ना। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब तो- ये नहीं है हम किस प्रोफेशन में, आपको ऐसी चीज करके लाइफ में क्या चीजें करके खुशी मिलती है। स्पिरिचुअलिटी भी वही है कि हम ज्यादातर आध्यात्मिक वर्ड को क्या है, आत्मा, धर्म, इन्हीं से जोड़ लेते हैं इस वर्ड का जैसे- मीनिंग, पर एक्चुअल में वो होता मान नहीं लो है। कि एक व्यक्ति है, वो सुबह रोज है ना भगवान का नाम नहीं लेता, लेकिन वो सुबह रोज 1 घंटा रियाज कर लेता है, तो क्या ये उसकी साधना हो गई? बिल्कुल होगी। सर, कल मैंने उसकी कर लिया है, चॉइस सही का साधना है। उनकी साधना है। नहीं, आप ये प्रश्न मत पूछिए, आप स्वयं से उत्तर दीजिए कि यदि आपको लगता है तो हो गई तो हो गई, आपके लिए तो है वो। यहाँ पे वही तो है, बेचार में उन इलियों को हाँ। सबको चॉइस थी, वो चढ़ रही थी हाँ। और वो कह रही थी हमें मत बताओ। आप तरह तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो हमसे पूछ रहे हैं, आप अपने आप से पूछिए। आप बहुत सारे प्रश्नों को ना मिक्स कर रहे हो। हाँ, हाँ, एक क्वेश्चन को लेके आप सुनो पहले सबको। उसको सोचो। जिसने मुझे ये कहानी पढ़वाई, हम विकास गौतम का, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कहानी इन्होंने सजेस्ट की और पढ़वाई। ये कहानी क्या है, आज से 4 साल पहले मैंने बच्चों को सुनाई थी, जब मैं पहली पोस्टिंग थी मेरी वहाँ पे, और उसके साथ में वो जोनाथन वाली भी कहानी भी मैंने सुनी। 2 कहानियाँ, ये जैसे इसका अनुवाद अरविंद गुप्ता जी ने किया है, तो उस कहानी का भी है। अरविंद गुप्ता जी का भी थोड़ा आप परिचय इन सबको दीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत उनका परिचय है। तो अरविंद गुप्ता जी क्या है कि एक आज से 4-5 साल पहले मैं गिजू भाई पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तब उनका इंटरव्यू आया था। उसके बाद फिर मैंने गिजू भाई भी हाँ। पता नहीं होगा बहुत लोगों को, गिजू भाई भी पता नहीं। गिजू भाई बतेका जो है गुजरात के वकील थे, और अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए उन्होंने सोचा कि भाई बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए अच्छी दिशा में। तो उन्होंने इस दौरान वो काफी पढ़ रहे थे, शिक्षा को लेकर साहित्य पढ़े, और मारिया मॉन्टेसरी के संपर्क में भी आए थे। और उन्होंने एक गुजरात की ग्रामीण क्षेत्र में गए जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके, और उन्होंने कहा कि मैंने जो सीखा है, जाना है शिक्षा के बारे में, मैं चाहता हूँ कि स्कूल में वो प्रयोग करूँ। तब जिला शिक्षा अधिकारी उस समय अंग्रेजों का राज था, और उन्होंने उसको अनुमति भी दे दी। और फिर उन्होंने स्कूल में कैसे वो प्रयोग किए शिक्षा को लेकर, उन्होंने वो कहानी किताब लिखी है दीवा स्वप्न, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे बहुत दीवा बढ़िया। स्वप्न बहुत अच्छी किताब है। तो गिजू भाई की और भी किताबें उन्होंने लिखी है काफी शिक्षा के ऊपर। तो उनकी एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें अरविंद गुप्ता जी का जिक्र था। और अरविंद गुप्ता जी ऐसे तो मूलतः तो IITian थे, लेकिन उन्होंने बाद में कई कंपनी में भी जॉब किया, और पिछले 30-35 सालों से वो बच्चों के लिए शिक्षा साहित्य पर काम कर रहे हैं। खिलौने बनाते हैं बच्चों के लिए, टॉय फ्रॉम द ट्रेस करके, उनकी वेबसाइट भी है। उसी वेबसाइट पर है ना, उन्होंने एक काम किया कि दुनिया भर का अच्छा साहित्य जो बच्चों के लिए अवेलेबल है उसका अनुवाद करके उन्होंने सब अपलोड कर दिए। लगभग 2-3 हज़ार किताबें उनकी आपको मिल जाएगी वहाँ पे, उन्हीं वेबसाइट से मैंने ये भी डाउनलोड किया। तो ये किताब और वो दोनों ही पढ़े थे, और काफी अब ये है कि इस किताब पर इस कहानी पर जो फूलों की उम्मीद, ये 70 के दशक में लिखी गई लग रही है मुझे, टीना पिलॉस ने लिखी। अब काफी विचार ऐसे, मैं सीधे तो विचार इस पर नहीं दे सकता, क्योंकि रामेश्वर जी जो बात कह रहे हैं उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा पकड़ रहा हूँ, और सर भी बात कह रहे हैं उसको भी देख रहा हूँ। इसमें एक लाइन, अब क्या है कि कुछ समय से मेरे मन में इस पढ़ने पढ़ाने और जो ये सफलता का जो पैमाना है उस पर कुछ विचार बन रहे हैं। जैसे एक केबी जिनन करके एक व्यक्ति है जो हम लोगों ने एक पॉडकास्ट सुना था, उन्होंने एक लाइन कही थी कि आधुनिकता क्या है, अनुभव का नकार है। मतलब ये एक लाइन उन्होंने कही थी कि मॉडर्निज्म जो है वो एक्सपीरियंस को थोड़ा सा साइड में रखे, मतलब एक्सपीरियंस को इतना महत्व नहीं देता। कई बार क्या है कि जो हम, जैसे इसमें भी आप देखोगे कि उसने सोचना शुरू किया। सबसे पहले सोचा कि वो खा रही थी पत्ते, और उसने सोचा, तो ये थिंकिंग जो है ये हुई। अब उसने थिंकिंग करके उसने सोचा कि ये क्या है, ये मतलब ये खाना पीना और रहना, ये कोई इससे भी इतर कुछ हो सकता है। तो यानी ये कल्पना की उसने, और उसके बाद उसी कल्पना की दौड़ में वो आगे बढ़ती चली गई, और फिर वो बढ़ता चला गया। और उसने जब देखा अपने आसपास वालों को, और फिर सब इसी तरह से चल रहे थे, और फिर मीनार वाला किस्सा भी हम लोग देखते हैं, और फिर मीनार में कैसे चढ़ना है, ये भी सब कहानी। मतलब वो अब क्या है कि इसमें आप देखोगे तो जो अंत तक जो उसकी, फिर आप पूरा इस तंत्र को देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ अंत में जाके क्या हो रहा है। अगर हम कहानी का अंत देखें, शुरू देखो और अंत देखो,
तो शुरू में ये हो रहा है वो बैठा है वहां पे और वो सोचता है कि भाई यही क्या जीवन है, और फिर वो जीवन के पहलुओं को ढूंढते ढूंढते मीनार और उसकी खोज की यात्रा में जाता है। और फिर लास्ट में अगर हम वापस कहानी का अंत देखें तो वो एक तितली बनता है और तितली बनकर अपने जो उस पिट्टू इल्ली जो उसके साथ में वो जीवन जीता। अब क्या है कि ये जो कहानीकार है उसने ना एक्चुअल में शुरू की कहानी और जो शुरुआत और अंत उसके बीच का जो किस्सा है ना वो आधुनिकता का किस्सा है, जिसमें है ना व्यक्ति दौड़ रहा है और उसमें एक चीज आती है, जैसे सर ने एक प्रश्न पूछा था कि उड़ना क्या है, इसको डिफाइन करो। तो इसमें एक मैं ज्यादा इसके नोट्स तो नहीं बना, लेकिन इसमें एक जगह ने ये बोला कि है ना जब वो बोलता है इल्लू को पट्टू ने ये कहते हुए सुना तो दूसरों को गिराए बिना हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो मुझे लगता है कि उड़ने वाला जो हमें प्रतीक बताया गया है वो इसका एक विकल्प बताया गया है कि व्यक्ति बिना दूसरों को गिराए भी ऊपर चढ़ सकता है। यहाँ उड़ने का रेफरेंस मुझे जो समझ में आया ना वो एक ऑप्शन दिया है कि आप बिना गिराए भी अपनी यात्रा कर सकते हो, जैसे वो तितली बनती है। अब यहाँ पे क्या है, एक और चीज आती है कि वो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम कहानी में यही सोचे कि अगर वो मान लो नहीं सोचता कि वो वही रहता तो क्या वो तितली नहीं बनता, एक प्रश्न ये भी होता है। क्योंकि तितली बनना, अब देखो यहाँ एक लाइन बड़ी अच्छी थी, उसने इल्लू ने कहा कि अगर मैं रेशम बुन सकती हूँ तो मैं तितली भी बन सकती हूँ। जब उसने ये कहा ना कि रेशम बुन सकती हो तो बन सकती हूँ, यानी इसका मतलब ये है कि रेशम बुनना उसकी एक सहज गति है, वो सहज रूप से उसको बुनेगी और वो तितली बनेगी। अगर उसकी नियति तितली बनना है तो तितली बनेगी निश्चित रूप से। अब यही अब जैसे यहाँ पर फिर दिक्कत आती है कि हम लोग मनुष्य के रूप में हम बात करते हैं कि मनुष्य का ऊंचाई का पैमाना क्या है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो बड़ा एक वर्ग या एक मनुष्य, अगर जो मनुष्य की यात्रा देखे तो नो डाउट टेक्निकली और हम लोगों ने कई इवोल्यूशन किया है, लेकिन अगर हम उस यात्रा को देखते हैं तो आप देखोगे कि जितना पिछले सदी में जो आधुनिकता का जो समय आया है, जिसने तकनीकी रूप से विकास किया है मनुष्य का, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से जितना अलगाव आज के समय मनुष्य महसूस कर रहा है उतना अलगाव किसी भी, भले वो हम टेक्निकली रूप से कमजोर दौर माने, उसमें भी मनुष्य ने महसूस नहीं किया। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत प्रश्न ये आता है कि क्या हम जो प्रगति कर रहे हैं, प्रगति का जो सोपान है, क्या वो वास्तव में किस तरह का हो रहा है प्रगति, या किस तरह की ऊंचाइयों की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो कहानी है मतलब ये एक मंथन करवाती है, क्योंकि इसमें आप सटीक रूप से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मतलब इसका जो हम मीनार की जो तलाश कर रहे हैं वो सब अपनी, जैसे इन्होंने कहा कोई आईएएस बनना चाहता है कोई, और अंत में जाके क्या हो रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, आत्मसंतुष्ट नहीं हो रहा, और इसी कारण जैसे सब अपनी अपनी मीनार की तरफ दौड़ रहे हैं, यहीं से संघर्ष भी पैदा हो। क्योंकि आज का समय जो है वो आप देखोगे हर व्यक्ति, जैसे कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं, एक कंपटीशन एग्जाम है जिसमें पोस्ट 1000 पोस्ट है और आपके पास 2200 पोस्ट निकाली है। अब हाँ, कितनी कम पोस्ट होती है और इतने लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो सब संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष का सबसे बड़ा फायदा कौन उठा रहा है? उस संघर्ष का सबसे बड़ा फायदा कोचिंग इंडस्ट्री उठा रही है, स्कूल शिक्षा व्यवसाय उठा रहे हैं और बहुत सारी चीजें उठा रही है। यहाँ तक कि सेल्फ हेल्प का जो धंधा है वो भी इसी से बना है। मतलब आप देखोगे जो लोग मोटिवेटेड हो रहे हैं वो उनका जो बाजार है वो भी निराशावाद से पैदा हुआ। विकास मैं थोड़ा बीच में छूटूंगा। एक तो इस कहानी का आधुनिक करने को मानवता जब से हुई है वो सक्सेस के दौर में सुधारते ही है। वो तौर तरीके टेक्नोलॉजी अलग हो सकती है, आधुनिक करने इसका कोई संबंध नहीं। दूसरा तुमने ये कहा है, ये मैं एक चीज समझ रहा हूँ कि all the activities centered or bracketed in survival and the activities beyond survival. रामेश्वर जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हो, they are all activities towards survival. जो सक्सेस है, it is raising the survival bar. इंडिया में एक सक्सेस का लेवल है, अमेरिका में एक सक्सेस का। बिल्कुल। तो अमेरिका के लोग क्या वो नहीं देख रहे हैं, जीवन निरर्थक है, देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो how does it mean? IAS बन जाओ, टीचर बन जाओ, कुछ बन जाओ। The activity towards survival is one thing, it is physical. Activities beyond survival, इमोशनल इंटेलिजेंस it is spiritual. लेकिन देखिए सर, एक मिनट, जब आपने कही, देखिए मनोविज्ञान में दो ही बातें कही गई है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। बिल्कुल। ग्रोथ को कैसे डिफाइन करेंगे? आपने कहा स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ है उसकी, जो भी करेंगे, और जिस रूप सवाल है कि स्पिरिचुअलिटी कहने के बाद भी उसकी रूप क्या होगा। जैसे किसी को यदि संगीत में लगता है कि मुझे यही स्पिरिचुअलिटी है तो वो है उसके लिए, किसी को लगता है कि यदि उस चीज में तो उसके लिए है, नहीं तो हर क्षेत्र में मिलावट है।
आप ऐसा मत सुनिए, स्पिरिचुअल लाइन में भी मिलावट है। आप बहुत जज करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई जो स्पिरिचुअल लाइन में जो चल रहे हैं क्या वास्तव में वो सही चल रहे हैं। उसमें भी है जो आपने जो आधुनिकता का अनुभव कहा ना, अनुभव की यहीं पर लिमिटेशन आ जाती है। अनुभव हमेशा सब्जेक्टिव हो जाता है। जो अब अनुभव से व्यक्ति जो बोल रहा है, अब उसकी कैसे जांच करे कि वो सही बोल रहा है या वो उसने वास्तव में जो बोल रहा है वो उसको ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में बोल रहा है या जो भी रहस्यमय भाषा में बोल रहा है, तो उसको तोड़ने की बात है कि वो आम व्यक्ति की भाषा में कब कैसे समझा जाए। तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि सर्वाइवल तो हम सब करते हैं और दुनिया करती है आदि काल से लेकर के आज तक। सर्वाइवल सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो ग्रोथ का क्या होगा? ग्रोथ नहीं हो सकता। तो अस्तित्व तो बहुत जरूरी है, लेकिन अब यह है कि ग्रोथ अस्तित्व में आप रहते हुए ग्रोथ कैसे करेंगे? तो ग्रोथ को अपने अपने रूप से डिफाइन करेंगे। हाँ, अपने डिफाइन एक मिनट सर, अपने डिफाइन करने का मतलब है कि हो सकता है कि एक ग्रुप या एक जो कोई स्पिरिचुअल लीडर है उन्होंने कहा उसकी बात से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं भी डिफाइन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमारे शब्द हो, लेकिन उसको आप डिफाइन करेंगे फिर भी उसको उस बात को लेकर के आप अपने मन में सोचते हैं कि उसका क्या मतलब है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं ओशो के बातों को सुनता हूं तो ओशो ने मुझे समझाया है वो मैं अपने शब्दों में व्यक्त करूंगा। हम ये नहीं कह सकते कि ओशो ने कहा बस वही रास्ता है। ओशो से हमने क्या समझा है कि रास्ता क्या है। तो एक्चुअल में आपको अपनी चीज डिफाइन करनी ही पड़ेगी अंततः, चाहे आप किसी के शरण में जाएं, किसी के लाइन में जाएं, किसी के पास जाएं, किसी को अपना आराध्य मान लें, फिर भी डिफाइन तो आपको खुद को करना पड़ेगा कि ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है आपकी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रोथ को अपन डिफाइन दो तरीके से कर सकते हैं कि या तो सर्वाइवल को ही बढ़ाते जाएं वो ग्रोथ, या देयर इज समथिंग बियॉन्ड सर्वाइवल दैट इज द ग्रोथ। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस कहानी का इंडिकेशन है देयर इज समथिंग बियॉन्ड सर्वाइवल। सर मेरा विचार ये है कि ग्रोथ का जो आइडिया है ना वही एक, और बाकी जो लोग कह रहे हैं वो ये है कि सर्वाइवल में ग्रोथ करें तो करते जाओ, इसमें मना। हाँ, तो ये दो पहलू है ना, एक तो सर्वाइव करना और एक जीना। सर्वाइव करना है वो कैटरपिलर के ऊपर चल रही है और जिंदगी जीना है जो बटरफ्लाई बन चुकी है। ये दो इसके पार्ट है। इसमें सर है ना कैटरपिलर जो है ना वो मैं मानता हूँ कि वो अपने जो रियल सेंसेस से जो फील कर रहा है ना उसको याद करता है। आप देखोगे उसमें एक आता है जब वो प्रगति कर रहा था तो उसकी यादें धुंधली हो गई, दिल्ली की जो यादें थी धुंधली, यानी वो जिसने वो फील किया, उसने जो प्रेम उसका फील किया या जो उसे वो आनंद परिवेश का जो आनंद मिल रहा था वो उसने एक जैसे ही वो आधुनिकता की दौड़, जैसे ही वो आधुनिकता शब्द अगर लगता है सही नहीं है, या जैसे ही वो बेट जाल की तरफ बढ़ रहा था तो उसे वो सारे एक्सपीरियंस जो उसके जीवन के साथ थे, जो उसके अनुभव थे वो ओझल हो गए थे। एक जगह तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के समय में हमारे एंद्रिक अनुभव जो है वो सच में ओझल होते जा रहे हैं। यानी हम लोग जो सेंसेस को है आज महत्व नहीं दे रहे। हम लोगों का जो महत्व अब क्या है कि सेंसेस के सबसे ज्यादा हावी हमारा दिमाग हो गया, ये तो हमें मानना पड़ेगा। यानी हमारे सारे शरीर पर, इंद्रियों पर आज जो सबसे ज्यादा राज कर रहा है वो हमारा दिमाग, और वो दिमाग भी जो है वो भी आसपास की परिवेश से कंडीशन हो रहा है। चाहे वो आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिज्म हो, चाहे वो आइडिया ऑफ किसी भी प्रकार का विचार हो, वो हमें हमारे सबसे पहले दिमाग पर कब्जा कर रहा है। यानी एक प्रकार से यही हो रहा है। आप देखो, और सबसे बड़ी बात है कि शब्द इतने हावी हो गए हैं कि अनुभव जो है वो है कहाँ, हम लोग बातें ही कर रहे हैं। मतलब जो भी संत हो या मैं कोई आप उसको भी फिर भी देखोगे, लेकिन चाहे वो स्पिरिचुअल बात हो चाहे सेल्फ हेल्प कोई बातें हो, वो केवल बातें ही हैं। रियल सेंस में जो एक्सपीरियंस है वो अगर किसी को पूछ लिया जाए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो वो एक्सपीरियंस को फिर वो शब्दों के द्वारा रखने की कोशिश करता है। तो आप जो कह रहे हो कि स्पिरिचुअलिज्म में हमें वो करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि यही सबसे बड़ी समस्या है कि उसको ग्रोथ को डिफाइन सच में कोई नहीं कर पाया, और सब लोग अपने अपने तरीके से उस ग्रोथ की बात कर रहे हैं और उसी ग्रोथ में बिजनेस कर रहे हैं। आज पिछले 60 के आप देखो, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ गया। आज आप समय बात करो, अब ग्रोथ का नया पैमाना आ गया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समाज में फिट होगा वो ग्रोथ वाला रहेगा। हो सकता है 50 साल बाद और नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रहा है कि समाज का जो बहुत बड़ा वर्ग है जिसे हम इंडिजिनियस पीपल कहते हैं, या जो हमारे समाज का निचले का हाशिए का वर्ग है, वो वास्तव में अनुभव से जीवन जीता आया है और वो उसी के लिए वही वो सर्वाइव कर कुछ भी तो वही है। ये जो सारे आइडियाज हैं ग्रोथ के, ये एक अपर क्लास कह सकते हो सोसाइटी के विचार। यानी इसमें क्या हो रहा है, इस कहानी को आप पढ़ोगे तो क्या लगेगा कि लास्ट में जाके वो तितली बनती है। अब तितली बन के वो क्या जीवन जी, तितली बन के वो उड़ रही है, उड़ते उड़ते वो अपने अनुभव ले रही है और एक जीवन को जैसे जैसे जीवन जीना चाहिए वैसे जी रही है। अब यहाँ पे भी वही बात हुई ना, मनुष्य क्यों हम
ऐन्द्रिक अनुभवों को नकार रहे हैं। इस कहानी का मुझे तो यही सार लगा कि वास्तव में हम लोग जिस मंजिल की तलाश कर रहे हैं वो मंजिल जो है केवल हमारे दिमाग में है। वो जो मीनार की जो कल्पना की गई है वो एक्चुअल मीनार नहीं है, वो एक सोच रहा है कि मुझे वहां जाके कुछ मिलेगा और लास्ट में वो धड़ाम से गिरते हैं वो सब लोग, और ये गिरना ही है लास्ट में जाके। तो आप इसको आप कैसे देखते हो? मीनार कल्पना नहीं है, मीनार तो वास्तविकता है। कल्पना कितनी हो सकती है? तो क्या उसकी ऊंचाई भी वास्तविकता है? ऊंचाई में कहाँ है? ऊंचाई में तो कुछ है ही नहीं। बाद में ऊंचाई इल्यूजन है। तो लोग जो कहानी कहना चाहती है ऊंचाई इल्यूजन है। नहीं है सर, पूरा इसमें पूरा बताया ही जा रहा है जिस भेड़ चाल को शून्य में ही जा अभी रहा रहा है, है। वो क्या इनर है? थॉट से ऐसे लड़के बाहर आना है जो बनना है उसके लिए। और पूरा उसको नकार के और फिर उसे पता चला कि अरे मैं तितली बन सकता हूँ। यानी यहाँ लास्ट में जाके यही है ना, उसका जो रूपांतरण है वो शरीर की क्या और उसकी दूसरा आपने कहा ना, हर एक व्यक्ति की नियति तितली बना नहीं, नहीं, हर एक नॉट नियति, वो ऑप्शन, नियति नहीं, ऑप्शन है। ऑप्शन जो स्पिरिचुअल मार्ग अपनाएगा उसका भी मिलेगा। नहीं है। बायोलॉजिकली आप क्या देखते हो? बायोलॉजिकली कोई तितली नहीं बनी। तितली जो है वो तितली बनती है क्या वो अपने इच्छा शक्ति से बनती है या फिर वो नेचुरली बनती है? क्या जो इसमें नहीं, इसमें एक लाइन आई है ना, ये biologically बस है तुम्हारे तो मन में उड़ने की जो तेज ललक दक्षिण होनी भारत चाहिए। में मैसूर का जो रेशम का पूरा उद्योग है वो केवल इसी बात पर आधारित है कि हर एक कैटरपिलर अपना कुकून बनती है, रेशम के जाले बुनती है, तो तितली बन के उड़ जाती है और वो रेशम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा बायोलॉजिकल फैक्ट, हाँ बायोलॉजिकल ये बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल फैक्ट है। लेकिन एलेगोरिकल फैक्ट ये नहीं, एलेगोरिकल फैक्ट ये है अगर आदमी पे लागू करो, हाँ आदमी पे लागू करोगे तो आदमी के लिए नियति नहीं है, हर एक आदमी नहीं होता, बटरफ्लाई नहीं बन सकते। वो अलग अलग फील्ड में हो नहीं सकता वो है। तो वो मतलब आदमी की नियति क्या है यही तो प्रश्न फिर हमें भी नहीं पता ना कि जैसे कैटरपिलर अब आप तो- आप- मनुष्य का क्या बनना है ये हमें कैसे पता चलेगा? आप जीवन में सफल हो गए, आप टीचर हो, आपके वाइफ फैमिली हो, विपश्यना क्यों की? वाई माई क्वेश्चन, क्योंकि आपके अंदर तितली मौजूद जिज्ञासा है। है, एक जिज्ञासा है। नहीं, जब तक जिज्ञासा है तब तक तितली बनने की और ये कोशिश कोई करता है। आज की कल की पुरानी है, सदियों से। जिज्ञासा है तो एक मैं सर के साथ एक पॉइंट के बाद हम वहाँ आएंगे, एक पॉइंट के बाद हम स्पिरिचुअलिटी पे आएंगे ही आएंगे। और असली मायने में जो मुझे लगता है कि अब मतलब उस मार्ग में जरूरी नहीं है कि जिस तरह पूजा पाठ करना, यानी कर्म करते हुए भी, कुछ अच्छा करते हुए भी हम लोग उसको पा सकते कुछ हैं। भी कर सकते और जब मुझे ये लगता है, इनसे मुझे ये स्टोरी से जो मेरे को समझ में आया, जो मैंने लिया, कि जब आप चल रहे हो अपनी मंजिल की ओर, जहां जा रहे हो, आपको कई सारे लोग मिलेंगे जो आपकी मतलब आप खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और साथ में आपको भी बढ़ा रहे हैं, वो आपके सच्चे लोग हैं। उनको साथ में लिए जाओ और उस मंजिल जो अभी तक आप नहीं फाइंड आउट कर पाए हो, कभी ना कभी फाइंड आउट करेंगे, कुछ अच्छे साथ मिलेंगे तो हम वहाँ पहुंचेंगे जरूर। और वो पहुंचने के बाद में मुझे ये लगता है, सर से मैं बिल्कुल 100% मैं वो हूँ कि भगवान मतलब जिस भी रूप में, वही चीज हमें पानी है एक्चुअली। और वही एक सही मतलब तब हम सच में तितली की तरह उड़ पाएंगे, और एकदम हल्के विचार, जहाँ हमें कोई टेंशन नहीं होगी ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। बस हमको जो चाहिए था, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन या जो खुशी, रियल हैप्पीनेस इज दैट ओनली, आई फील दैट। तो आपने अपनी आध्यात्मिकता की, यानी कि जो कुछ लोग, आप ही नहीं, कुछ लोग आध्यात्मिकता के परिभाषा ही बताते हैं कि भाई आत्मा परमात्मा का मिलन उसमें रिलेशन है, तो वो उनकी परिभाषा है। जी। बहुत से लोग इससे सहमत नहीं है। सहमत होंगे, मतलब बिल्कुल हाँ, ऐसा नहीं मानिए कि अंतिम है ये। नहीं, मतलब मैं मेरे लिए मैं बता रही हूँ कि मैं मतलब ये यही मैं कह रहा हूँ कि हर अपनी व्यक्ति उड़ान को खुद डिफाइन करता है की मंजिल अलग है। कि नहीं, उड़ान क्या है, इसमें जो बात आई है। हाँ, जैसे आत्मा परमात्मा, जैसे ये मानती, मैं नहीं मानती। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, हर अपनी उड़ान को डिफाइन करता है, उसकी अपनी ग्रोथ को डिफाइन करता है। उसका ग्रोथ का मतलब क्या है? तो आप तो कुछ लोग ये डिफाइन करते हैं कि ईश्वर को पाना हमारी ग्रोथ है, अंततः हमारे ईश्वर को पाना, और वो सब पर मत लागू नहीं होता है। नहीं, मतलब ईश्वर को पाना इन द अलग अलग सेंस में, ये नहीं बोल रही हूँ कि खाली भगवान को पाना, अपने जो कर्म जो हम कर रहे हैं अच्छे, जिनसे हमको बाद में सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ हम ये सब कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये हमको अपने आप ही मतलब एक सेटिस्फेक्शन दे देता है कि वी आर ऑन राइट पाथ और कुछ कर रहे आपकी हैं। नजर में हो सकता है, मेरी नजर में वो अच्छा जैसे है। है ना सर, एक बुक लिखी हुई है इकिगाई, हाँ, इकिगाई। जापान के ओकिनावा आइलैंड पे सबसे लंबी लाइफ है लोगों की, वो सर्च की तरफ जा रहे हैं ना। वही उन्होंने टीचर है, उन्होंने विपश्यना की। मतलब उससे हैप्पी लाइफ, और यही दिखाया हाँ, बिल्कुल। इकिगाई में। क्या आपका इकिगाई क्या है? ऐसा नहीं वो अकेली बटरफ्लाई बनी है, जो बाकी ऊपर चढ़ रहा है वो भी कभी ना कभी उनको एनलाइटनमेंट आएगा
और वो आगे जाके इन दी एंड बटरफ्लाई बनेगी, और जो नहीं बनेगी नीचे गिरेगी, मरेगी। इसमें मैडम एक क्वेश्चन होता है एक वैसे है ना जिससे मिश्रा जी, तीन बटरफ्लाई मरी है ना। हाँ, दो मर जाती है और एक भी लास्ट में बोलते बस सबका बोलते एंटरटेनमेंट आएगा। और सबका एनलाइटनमेंट सेम ही हो, ये कोई जरूरी सेम नहीं ही हो। होता। जो लेकिन मार्ग में अपन ने एक जाएगा, इनलाइटनमेंट देखा है, जिसमें बटरफ्लाई आके उसको इनलाइटन करती है, उसकी आंखों में देखते है, उसको नजर भी आता है कि शायद कुछ है, और वो ये भी बोलती है दैट अब मैं नीचे जा रहा हूँ, अगर कुछ भी नहीं है। बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट हुआ, उन्होंने हाथ उठाकर कहा मुझे जो मिला है सबको मिल सकता है, मैं दिला सकता हूँ, आओ मेरे पास। हेल्प नहीं, करेगा। मैं दिला सकता हूँ ऐसा तो सर ऐसा नहीं है, बनाई देगा, आगे बात नहीं। अपदीपो भवो हेल्प करेगा। अपदीपो भवो और मैं दिला सकता हूँ, इसमें अंतर है सर। अपदीपो भवो और मैं दिला सकता हूँ, हाँ। इस लाइन में अंतर है। उन्होंने तो ये मार्ग बताया कि मैंने अपने जो अपना अनुभव है, हाँ, मार्ग की हाँ, मार्ग ही बताऊंगा। लेकिन मैं पर वो दिला सकता हूँ, ये दिलाने वाली बात है। मार्ग पे चलने उस का मार्ग निर्णय पे किसका वो क्या मिले बता उसके ऊपर है। बता सकते लेकिन उस मार्ग पे चलने हाँ, का चलने का निर्णय निर्णय किसका तो उसका ही होगा, होगा ना। लेकिन मैं जिसका तुम्हें निर्णय नहीं है वो क्या करेगा, वो कैसे बदल लेकिन पाएगा? मेरा तो प्रश्न है कि उसी के समकालीन महावीर स्वामी भी थे, हाँ। और महावीर स्वामी ने अपने स्तर पे ज्ञान प्राप्त किया। उनका जो तरीका था ज्ञान प्राप्त करने का, वो उसमें अंतर था, और वो जो स्वरूप जो बात करते हैं वो बुद्ध के स्वरूप से नितांत भिन्न था। सैकड़ों मार्ग हैं। सैकड़ों मार्ग है। हाँ। तो यहाँ पर फिर वही बात आती है कि आप उनसे प्रेरणा ले सकते हो कि हाँ, ये इसने भी अपने हिसाब से प्राप्त किया, तो हमें भी अपनी नितांत सब्जेक्टिव यात्रा नहीं, प्राप्त वो उनके मार्ग से चलने वाले को मिलेगा, उनके मार्ग से, महावीर स्वामी के मार्ग से। तो इसका मतलब ग्रोथ तितली नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्वरूप है, यानी हर मनुष्य के अंदर अलग अलग सम्मान है। प्रतीक है अपने सर्वोच्च स्वरूप को प्राप्त करने, वो कोई एक वो भी है, और इस स्टोरी को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए भी है। मैं हाँ। क्योंकि जो इलिया वापस जो चढ़ रही है, हो सकता है वो भी इनलाइटेंड हो, वो कहीं और जा रही होगी, उनको बोला होगा कि भाई तू इसके ऊपर चढ़ो, क्या पता उसके ऊपर कुछ मिल जाएगा। जोनाथन आपने पढ़ी है, उसमें जरूर हाँ, वर्ड है। उन्होंने अपने फर्स्ट कोट में ही कह दिया ऑथर ने ये चीज, तो पार्शियली और- अबाउट और लाइफ और पार्शियली अबाउट रिवॉल्यूशन। गौतम जी बता दूं, उस समय केवल बुद्ध के इतर महावीर का ही मार्ग हाँ, नहीं और भी था, थे। 6 संप्रदायों का संप्रदाय थे। मुख्य रूप से आता है कि अलग अलग मसाली घोषाल का, और वो आजीविका संप्रदाय का, और बहुत सारे थे। तो ग्रोथ का क्या मतलब है, सबके अपने अपने डेफिनेशन है, और जो खुद नहीं उस डेफिनेशन को दे सकता है, तो हम बोरो करते हैं डेफिनेशन को, हम उस ग्रुप में जाकर के कि भाई उसको सुन करके हम कहते हैं कि भाई ग्रोथ का मतलब हमारा ये, जैसे कि मैंने ओशो हमें प्रभावित किया, तो ओशो जो कह रहे हैं ग्रोथ का मतलब ये है, हम उनको मान लेते हैं कि ये मतलब हमारा, लेकिन वो अंततः ओशो की बात हमने मान ली, लेकिन उसको शब्दावली हमारी होनी चाहिए। ओशो ये कहना पर्याप्त नहीं है कि ओशो ने कहा वो हमारा मार्ग है, ओशो ने जहाँ आपने क्या समझा उस मार्ग को, और आपका क्या मार्ग है वो बताइए। ये अपने जो ये जो कहना चाहिए। अगर किसी बुद्ध व्यक्ति के मार्ग को अपनाया है, तो फिर उसके मेथड और उसके संग, बुद्धम शरणम, धम्मम शरणम और संगम शरणम, बिल्कुल, यानी शब्दावली और मेथड वही अपनाने पड़े। वो तो शब्दावली होगा, नहीं अपनाए तो आप नहीं, पर उसको मीनिंग बताना पड़ेगा ना कि इसका मतलब क्या है मेरे लिए, उसका मीनिंग बताना। नहीं, देखो सर, यही बात तो यही सारे फॉलोवर भीड़ चालित हो गई, वो जो मीनार की तरफ बढ़ रहा है, वो बुद्ध की तरफ जा रहा है, अपना भी तो एक्सपीरियंस ऐड करेगा वो ना। क्या, उनमें क्या फर्क रहा? सही हम बात। सबका भाई, भी सुन के थोड़ा थोड़ा ले भाई, सकते हैं ना आपने कि इनकी ये बात मीनार अच्छी है, हमने वही तो फिर ये हमने बुद्ध को भी मान लिया। फर्क ये है कि वो हमने एक- सर्वाइवल का मार्ग है केवल। बुद्ध का ये अच्छा लगेगा, ओशो पर का ये ये बहुत अच्छा बड़ा लगेगा, दो चीजें फिर हैं, नया कुछ डिस्कवर दो होगा। चीजें हैं। एक हाँ। में ये होता है कि हम जो फर्क भी है। काम करते हैं उसके अंदर हमें समय पे बहुत ध्यान बड़ा रहता है। फर्क है। काउंटडाउन चलता है हमारी जिंदगी का कि एक दिन निकल गया मेरा ये, और मैंने ऐसे निकाला एक दिन, और एक चलता है जिसमें समय हम सोच ही नहीं रहा है, वो स्मूथली निकलता है। मेरे हिसाब से उड़ना शायद वो है जिसमें समय के बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं, हम बस अपना काम कर रहे हैं मन लगा के, और उसमें हमें पता भी नहीं चल रहा है हमने क्या किया है। बस ये है कि रात को सोते वक्त लगता है कि कुछ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है मैंने आज। कुछ अच्छा करते हैं तो वो हैप्पीनेस वही हो गया, वही उड़ने की परिभाषा हमने खुद ने वही तय बात है ना, वो तो यही उड़ना वापस हुआ। वही अब वो उड़ना कुछ भी हो सकता है, वो किसी के लिए आईएएस बनना भी उड़ना हो सकता है, हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्या पता उसको आईएएस बन के सेटिस्फेक्शन मिल गया होगी आत्मा को। और किसी को ये लगे कि आज दिन भर के मेरे टास्क किए मैंने पूरे किए, मैं उड़ी हूँ। बस। सब अपने छोटे छोटे टास्क लगा के भी उड़ सकते हैं। मेन वही इस बटरफ्लाई स्टोरी है। से अपन ये भी वो तो चीज़ आज ही के बटरफ्लाई टाइम में सब चाहते हैं शॉर्टकट वे, लेकिन जब तक आप में ललक नहीं होगी, आप स्ट्रगल नहीं करोगे, सरवाइव नहीं करोगे, हाँ, उस फेज से इस चीज़ को निकलोगे नहीं। चाहे जॉब है, जो भी है, सर्वाइवल जो सर कह रहे हैं See, उसको अगर लेके अपन हम किसी कर रहे हैं। चीज को टारगेट बना के अगर उसके पीछे भाग रहे हैं ना, तो अपन शायद फिश- अपन केज में हैं। अब मेरा मानना ये है, मतलब अब जैसे वो चीज बता रहे हैं ना, वो
पूरा लिपट के कुकून हाँ। में, और एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत चेंजेस होंगे, आपको पेन सहन करना है, तो हमें सक्सेस के लिए भी वो पेन सहन यहाँ करना पर पड़ता आप भी है। फिर आप बैन हाँ ये भी है ना, तुम कह रहे हो ना कि अगर एक चीज के लिए हम भाग रहे हैं, तो अब सचिन तेंदुलकर अगर वो क्रिकेट के लिए नहीं भागता, तो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट से प्यार है, वो सबकॉन्शियसली अपनी तो बैटिंग ऐसी जिसको कर रहा है। जिस चीज से प्यार है ना, उसके लिए टाइम लगता है। भागेगा नहीं, लगन हाँ, भागेगा नहीं, लगन लगन में नहीं होगी तो वो automatically कैसे मिलेगा। बनेगा, वहाँ पहुंच हाँ, तो सकता ये- है। बिजली भी मिल जाती है। ये कहानी का एक पहलू है, अभी हम दूसरे पहलू पर अभी भी नहीं आए हैं। जैसे कैटरपिलर की 4 अवस्थाएं होती हैं, हमारे यहाँ जीवन के 4 बाल्य अवस्था और ये सारी अवस्थाएं। तो कहानी एक डायमेंशन पे ये भी कहती है कि इस ऑर्डर को जो असंख्य लोग खराब कर रहे हैं ना, इस वजह से भी मनुष्यता, मानवीयता मरती जा रही है। सर सही कह रहा हूँ मैं? और उस ऑर्डर की वजह से पूरे विश्व में जितनी भी अराजकताएं और दुख और वेदनाएं, उनका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। किस ऑर्डर को सर? बाल्यावस्था, ये जो 4 साइकिल है, व्यस्तता, मेटामॉर्फोसिस की प्रौढ़ावस्था। रूपांतरण की जो कैटरपिलर से जो तितली होने की जो 4 अवस्थाएं हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, तो ये अवस्थाएं पूरे विश्व में एक जैसी है। और उस ऑर्डर को भी हम जो खराब कर रहे हैं, कुचल के, कूद कर, एक दूसरे को छुरा मार कर, तो वो ऑर्डर गड़बड़ होने से यहाँ खलबली मची है, यहाँ का जलवायु प्रदूषण बढ़ रहा है, और हिम शिखर में पानी पिघल रहा है, हिम शिखर पिघल रहा है। तो वो ऑर्डर को भी खराब मत करो। वो किस संकेतों में दिया है कि पीलू कहती है कि भाई हम तो इस एनिमल फार्म में भी जो बात कही गई है कि भाई हम तो इसी में खुश हैं, और इसको तुम ये इसकी खूबसूरती को बनाए रखो और इसको समझो। ये ऑर्डर को भी जो हम खराब कर रहे हैं ना, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए या आप आनंद की प्राप्ति ऑर्डर को कीजिए। एनवायरनमेंट बोले ज्यादा ठीक है। एनवायरमेंट बोल दीजिए, Habitat जिसमें रहना। शब्दों में मैं हाँ। नहीं वो उलझूंगा। इनकी चीज अलग है। जैसे बच्चे हैं, हम उनको बहुत जल्दी बड़ा कर रहे कर हैं। रहे हैं। अभी 4 दिन पहले एक आर्टिकल आया था ना कि पेरेंट्स बच्चों को वक्त दो खेलने का, और ये सब आजकल इतनी सारी चीजें थोप दिया कि ये चीज, ये क्लासेस, वो क्लासेस, इतना अपन उनको बच्चों बिजी को कर बच्चे दिया नहीं रहने कि दिया। बच्चे को बच्चे नहीं रहने दिया। पहले जो टीनेजर थे, बच्चे होते थे, 14 साल की उम्र में टीनेजर्स वाली हरकतें होती थी। मैं देख रही हूँ ना बच्चों में, 8-9 साल के बच्चे, Yes. उनकी वही टीनेजर्स वाली हरकतें हैं। हाँ। चिढ़ना, चिल्लाना, गुस्सा करना, हर चीज को मांगना, या फिर वो जैसे नहीं करते थे किशोरावस्था में, पोस्टर लगाना, डांस करना कमरा बंद करके, वो मैं अब देख रही हूँ 8-9 साल के बच्चों में देख रही हूँ। Anyway, here हार्मोन्स butterfly represents universal love, which is the solution of all the problems, including environment. नहीं, वो तो रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो That is the कहानी की peak जो of है ना, yoga. इस Yoga means to sum up. एक to love. ब्रिटिश बैंड है बीटल्स, उसमें भी ये गाना है, ऑल यू नीड इज लव। तो शायद अपन को एक लव की जरूरत है, वही हाँ। एनलाइटनमेंट है। हाँ। वो हमें एक ग्लिच जो है, Universal. एक साइकिल का एक हाँ। ग्लिच है, जिससे हम बाहर आएंगे उस विशियस साइकिल जो है ह्यूमैनिटी की, कि हमें ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उससे क्या हो रहा है, पूरे प्लेनेट पे एक तरह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे इलॉन मस्क एंड एवरीथिंग जो अपन न्यूज में देखते हैं। अगर उससे हम बाहर आएंगे तो हम बटरफ्लाई बन सकते हैं। ये मतलब आप देखिए, लव सर्वाइवल में भी महसूस किया है उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कैटरपिलर में, आपको संघर्ष हुई। लेकिन बटरफ्लाई इज संघर्ष तो यूनिवर्सल। हुई है। संघर्ष से अब देखो इंग्लिश में क्या है कि स्ट्रगल तो इसमें करना सर- पड़ेगा। नहीं नहीं, वो ठीक है, जैसे कि आपने बताया ना लाइफ दी है तो कि भाई ग्रोथ का, जैसे कि इन्होंने अपने एक बात, और इसमें भी ऐसा ही है कि यूनिवर्सल जो लव की बात कही है, तो कोई भी आपका मार्ग हो सकता है, कोई भी डेफिनेशन हो सकती है। क्या वो यूनिवर्सल लव की तरफ है तो ठीक है, और नहीं, हाँ Yes, हाँ, वो ये तो कह रहा हूँ। every spirituality हाँ। will lead to universal. यूनिवर्सल लव की तरफ है तो आपका भले ही वो कोई भी रास्ता हो, कोई भी आपका डेफिनेशन हो, सही है। और यदि और वो सही होने पर एक बात और है कि कई बार हम अपनी बात को ही यूनिवर्सल लव को दूसरे को नहीं मानते हैं। और एक बात, और दूसरी बात, हम अपनी बात पर इतने रिजिड हो जाते हैं कि हमें वापिस वही सर्वाइवल के जो वो सिम्टम है शुरू हो जाते हैं। हम गुस्सा करते हैं, ये करते हैं। इसका मतलब नहीं, आप जिस रास्ते पर हैं, इसको आप स्पिरिचुअल कहते हैं या यूनिवर्सल लव के रास्ते पर है, तो आपको सब चीजों को आपने जीत लिया है, अपने क्रोध को, काम को, चीजों को, और दूसरों को अप्रिशिएट करने को, मतलब कि ये सारी चीजों पर है। वो आपकी सारी चीजें बताएगी कि हाँ आप सही रास्ते पर है, कि आपको क्रोध नहीं है, आपको ये नहीं है। दूसरा यदि कह रहा है तो ठीक है, आप उस पर ये नहीं कहते, सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल नालायक है, ज्ञानी तो मैं ही हूँ,
ऐसा भी नहीं है। ये सारी चीजें सब आपको लेके चलती है कि आपके सही रास्ते पर है या नहीं। इसमें सर एक चीज है, फिजिकल सर्वाइवल और साइकोलॉजिकल सर्वाइवल, दो प्रकार के सर्वाइवल। अभी फिजिकल सर्वाइवल जो मनुष्य के शुरू का जो इतिहास रहा है सर्वाइवल का, वो फिजिकल सर्वाइवल का रहा है। लेकिन अभी के दौर जो देखोगे ना आप, वो साइकोलॉजिकल सर्वाइवल ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मतलब फिजिकल सर्वाइवल से ज्यादा हमारे लिए साइकोलॉजिकल सर्वाइवल हो गया। अगर हम उसको टेकल करें ना, तो आज का समय में ये इशू, यानी यहाँ जो इस कहानी को अगर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग जो जिस सफलता की और जो बात कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकल सर्वाइवल ज्यादा हो गया। और यहाँ पर जो संघर्ष की जो स्थिति है ना, वो भी मनोवैज्ञानिक ही है। भाई शरीर की आवश्यकता है ये पृथ्वी, इसलिए तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये पृथ्वी जो है आपके इससे भी ज्यादा 10 गुना जनसंख्या हो जाएगी, उसका भी सर्वाइव कर सकती है, उसको भी पाल सकती है। लेकिन एक दूसरा सर्वाइवल और है, एंड दैट इज एग्जिस्टेंशियल सर्वाइवल। और अभी दिक्कत ये हो रही है कि साइकोलॉजिकल सर्वाइवल इज गेटिंग बिगर देन एग्जिस्टेंशियल सर्वाइवल। दैट इज द प्रॉब्लम। एग्जिस्टेंस सर्वाइवल से आप क्या समझते पर हैं? फिजिकल सर्वाइवल तो इनएविटेबल है, उसको चेंज नहीं कर सकते। इसमें सर है ना, एक चीज थ्योरी ये भी कहती है कि ये सारी बातें, पहले तो हम क्या करते हैं कि एक बच्चा, शिशु बच्चा होता है ना, वो हमेशा उस अवस्था में ही रहता है, यानी उसके लिए कोई ऐसा कुछ पाना या ऐसा कोई संघर्ष जैसी स्थिति नहीं होती। वो शुरू का जो बच्चा 4-5 साल का बच्चा जो है ना, उसके लिए मैं भी वही बोलने वाली थी। मैं कह रहा हूँ बिना रोए दूध भी नहीं फिजिकल सर्विस, मैं फिर से साइकोलॉजिकल की अच्छा, बात नहीं कर रहा, मैं फिजिकल की बात। वो बच्चा एकदम नेचुरल वे में बढ़ रहा है, उसके लिए ना, तो उसके लिए ये प्रश्न नहीं आता कि मैं क्या करूं, या फिर वो बोर होना, ये सारी चीजें वो कैसे? बाद में आती है, एक छोटे बच्चे में नहीं आती। बाद में जब उसका विकास होता है और जो हमारा परिवेश है उसने हमें इतना तनावकारी, डिप्रेस इतना बना दिया है कि मजे की बात यह है कि यही सोसाइटी तो आपको उस लेवल पे पहुंचाती है जहां पे व्यक्ति बहुत दुखी महसूस कर रहा है, और फिर उसी का समाधान बताया जाता है, चाहे वो स्पिरिचुअल मार्ग से हो, चाहे सेल्फ हेल्प से हो, या किसी भी तरीके से हो। मैं एक गांव में गया अभी कुछ दिन पहले ही, तो आज से कोई 3-4 महीने पहले, शेरगढ़ का कोई गांव, मैंने एकदम वहां पे क्या है कि खेतों में क्या है कि जैसे ध्यान रखते हैं ना कि भाई कोई जानवर नहीं आ जाए, तो वो क्या छोटे-छोटे छपरे बना रखे हैं, ऐसे झोपड़ियां छोटी-छोटी बना रखी है। तो वहां पे क्या करता है, मैंने कहा क्यों बना रखी है, अब गांव के आदमी है नहीं, गांव के आदमी तो वो कहते हैं मेरे साथ गए, गांव के आदमी को यहाँ बैठ के जो है वो व्यक्ति निगरानी रखता है कि भाई कोई है। तो वो कितने घंटे करता है, तो क्या भाई जब तक वो उसको लगता है रात भर ही बैठा रहता है, दिन में लगता है तो कोई पसंद नहीं आ जाए। तो मैं सोचता था कि क्या एक मॉडर्न व्यक्ति जो मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको कहा जाए कि तू अकेला यहाँ बैठ, बिना मोबाइल के और बिना कोई साधन के, क्या तुम बैठ सकता है? वो तो उसके लिए वो मेडिटेशन हो जाएगा, उसके लिए बैठना तो हालत खराब, उसको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी यात्रा हो जाएगी। उसको ये कहा जाए कि तू चुपचाप बैठ जा बस। लेकिन गांव का आदमी जो निरीक्षण है, वो व्यक्ति घंटों बैठ सकता है। जिस अवस्था को आज का मॉडर्न व्यक्ति पाना चाहता है, वो चाहता है कि ध्यान के विभिन्न तरीकों से उस लेवल को पहुंचा जाए कि जहां हम सेंसेस में रहे, वर्तमान में रहे। जो सर ने कहा ना विपश्यना में मैं क्यों गया, तो मैं भी उसी अवस्था को पाना चाहता था कि जिसमें मैं अपने सेंसेस में रहूं। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं अगर अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस को देखूं तो मैं एक अणुओं से बना हुआ व्यक्ति हूं। अगर हम देखें तो हम सब एटम से बने हुए, इसमें खास संरचना है जो अपने हिसाब से काम करती है। ईश्वर ने या जो प्रकृति ने हमें सेंसेस दिए, अब मैं उस सेंसेस को, एटम्स को या अपने एग्जिस्टेंस को भूलकर किसी साइकोलॉजिकली किसी ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, और फिर घूम फिर कर संघर्ष करके फिर से मैं अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंचने की प्रयास कर रहा हूँ। तो ये क्या है? यहाँ पर वही तो बताया जा रहा है उस कहानी में, वही जो मीनार की तरफ दौड़ना, मीनार की तरफ जब वो देखती है कि भेड़ चाल हो रहा है, और फिर वो कहता है वो उसके अंदर जिज्ञासा भी आ रही है, उसके अंदर हताशा भी आ रही है, निराशा भी आ रही है, फिर संघर्ष का भाव भी आ रहा है, इस बार तो मैं प्राप्त करके रहूंगा। फिर वो पहले शुरू में भावना प्रदान होता है, फिर भावनाएं भी साइड में करता है, फिर वो एकदम डटा हुआ भी रहता है, फिर ये भी देखता है कि यहाँ चालाकी के बिना काम नहीं होगा, और फिर वो चालाकी को स्वीकार भी करता है, फिर ये भी देखता है कि पुरानी प्यार की स्मृतियां धुंधली भी होती जा रही है, और फिर वो देखता है, फिर लास्ट में जब वो ऊपर जाता है और पता चलता है कि तो कुछ नहीं है, और संयोग ऐसा होता है कि उसकी जो प्रेमिका होती है वो तितली बन जाती है और वो उसको बचा के लेके आती है। तो यानी हमारे साथ भी कमोबेश यही हो रहा है। यहाँ पे जो अगर आप देखोगे सारे प्रतीक जो है, एकदम मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहले तो आपको एकदम उलझन में डाला जाता है, और फिर उलझन से बाहर निकालने के लिए फिर नए मार्ग अपनाया जाता है। नहीं, वो इसलिए अपनाया जाता है कि आप अपने मार्ग को ढूंढें। लेकिन एक बात मैं, आपने जिस बात की शुरुआत की उसी पर मैं बात करना चाहूंगा। आप भी सोचते हो कि भाई जो गांव का व्यक्ति घंटों बैठ सकता है, घंटों बैठना एक अलग बात है, पर किस
सोच विचार में बैठता है, ये महत्वपूर्ण देखो ये सोच विचार क्या कर रहा है, ये भी पिछले 100 साल के अंदर ही पैदा हुआ है कि आदमी क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है। आप सर 100 साल पहले तो किताबें भी नहीं थी। ये जो आप ये देखो, पहले के समय में कला, साहित्य और जो भी व्यक्ति करता था वो सहज रूप से होता था। आप एक व्यक्ति मूर्तिकार था तो मूर्तियां बनाता था। ये जो विचार करना और जो थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग जो है, जिसने माइंड ने हमें कैप्चर कर दिया है, ये मॉडर्न मैन की समस्या है। अभी एक हाल में किताब में अभी शुरू नहीं की है, उसका नाम ही ये किताब वो मार्क्स और एंजल्स के विचारों को लेकर चलती है कि मनुष्य का अलगाव, वो अलगाव हो रहा है उसका, वो धीरे धीरे अलग होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात उसमें मार्क्स ने ये भी बोला वो धीरे धीरे इतना अलग हो जाता है कि अपने प्रकृति से अलग हो जाता है, परिवार से अलग हो जाता है, समाज से अलग, अपने आप से अलग हो जाता है। अब हालत यही हो रही है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो अपने आप से तो अलग हो गया। उसको जब मजा आ रहा था खाने पीने में और वो अपने सहज रूप में था, उसको इतना आनंद आ रहा था, फिर जब सोचा उसने कि क्या यही जीवन है, और फिर वो आगे बढ़ता गया और फिर वो वापस घूम फिर के आया तो वहीं पे। आप समझ, मतलब ये विचार एक तरह से इंसान के अंदर नहीं, वो साथ में देखिए इसी कहानी में वो केवल इतना ही नहीं है, आप एक कुछ चीजों को बता रहे हैं, कुछ इसको स्किप कर रहे हैं। वो देखता है कुछ लोग ऐसे ही जाके गिर के मर जाते हैं, उस आदमी ये भी देखता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो आनंद, ये भी असल मेरा हो सकता है। बिल्कुल, वो जो इस बात पर चिंतन करता है ना कि ये हासिल हो सकता है, वही आगे सोचता है कि भी हासिल ना हो, लेकिन फिर भी वो चढ़ता है। हाँ, फिर भी वो चढ़ता है, क्योंकि उस समय उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, उसके पास जानकारी नहीं थी, वो चढ़ता है और चढ़ने पर भी उसको लगता है कि वहां नहीं है, या जो भी उसको मिलती है वापस लाता है और वापस उसको बोलता है। तो ये सारी ये प्रोसेस है। अब यहाँ जानकारी देने वाला और जानकारी होना और फिर आपके गुरुओं का मत बढ़ना है, वही तो। लेकिन फिर भी आप कहानी को देखोगे, नहीं सुनिए, जानकारी दी गई लेकिन करना उसको खुद को पड़ा, करना तो खुद ही पड़ेगा। हाँ, ये बात है। खुद को पड़ा, ये शब्द मैं थोड़ा इसको मैं इतना नहीं मानता जितना वो तितली बनी। अब आप उस 7 वाली को देखो, 7 वाली के पूरी कहानी में कहीं भी जूझना, संघर्ष करना, परेशान होना इतना नहीं है। स्टार्टिंग में जब वो चढ़ रही थी ऊपर, वो चढ़ी, लेकिन फिर बाद में उसने कहा मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, और वो फिर वापस अपने रास्ते पे। देखिए, नहीं एक मिनट, वो जो तितली क्या नाम है उसका, पहले वाला क्या नाम है, पट्टू, वो येलो से मिलता है, तब जाकर के येलो के दिमाग में भी आता है। ऐसा नहीं है, चीजें कॉम्प्लीमेंट्री भी है, और वो भी आप देखिए वो अकेले उसके दिमाग में मन नहीं आता है, अलग होना भी तो उसके हाँ, वो जब पट्टू की आवाज सुनती है तभी तो अट्रैक्ट होती है। क्या सवाल है, तो सवाल ऐसा नहीं है बिल्कुल सेपरेट होकर के या बिल्कुल अलग होकर के आप ये सोचते हो कि अकेले कर लेती या वो अकेले कर लेता, ऐसा भी नहीं है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री भी सर्टेन इसमें टाइप दिया हुआ है कि और आप देखो जब वो तितली बनती है ना, वहाँ पे भी एक तितली उसको गाइड करती है। तो इम्पोर्टेंस रिश्तों की और गाइडेंस की बताइए, सहयोग के बिना तो कोएग्जिस्टेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तो कोएग्जिस्टेंस तो माना ही गया है कि व्यक्ति सबके साथ रहेगा, किसी को गिरा के वो नहीं चल सकता। लेकिन मैं कहता हूँ नेचुरली ह्यूमन की कंडीशन होती है कोएर्डिनेट, मतलब औकात में रहकर काम करना या जीवन जीना, ये नेचुरल है। नहीं, दोनों नेचुरल है, संघर्ष भी नेचुरल है, कोऑपरेशन भी नेचुरल है, और ये जो दोनों नेचुरल है। हाँ, दोनों को नेचुरल मान लिया आप, थोड़ी देर के दोनों नेचुरल है। और एक नेचुरल जो है फिजिकल संघर्ष जो है वो नेचुरल है, जहाँ पे आदि मानव जैसे बढ़ा वैसे वो नेचुरल है। लेकिन अभी के समय में जो संघर्ष हो रहा है ना, उसका स्वरूप साइकोलॉजिकली ज्यादा है मेरे कहने का। यहाँ पे जो भी और उस संघर्ष की शुरुआत घर से होती है और बड़े बड़े युद्धों में तब्दील हो जाती है। यहाँ पे चाहे व्यक्ति की इमेज हो, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति, चाहे वो समुदाय की इमेज हो, चाहे वो समाज की इमेज हो, चाहे वो देश की इमेज हो। यहाँ पे इमेज बिल्डिंग का और उसको लेकर संघर्ष जो है ना वो ज्यादा बढ़ रहा है। आप मेरी बात नहीं, पर मुझे लगता है कि आप ये सोचते हैं कि जो पास्ट था वो ग्लोरियस था, ऐसा बात नहीं है। वो वहाँ भी अपने तरीके से संघर्ष था। चाहे हम मिथक में ही चले जाएं, उसको उदाहरण ले लें, चाहे सतयुग था उसमें भी संघर्ष था। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमारे सामने है, कितने संघर्ष से गुजरना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ उनके जैसा कहते हैं ना कि सतयुग में सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, ऐसा नहीं है। फिर आप त्रेता युग में चले जाते तो रामायण काल में ले लीजिए, सारी कहानी बिना संघर्ष के नहीं है, वहां भी संघर्ष है और भारी संघर्ष है। पुराना युग आज के युग से बहुत 100 टाइम ज्यादा खराब। मैं संघर्ष नहीं, एक मिनट ठहरिए सर। हाँ, और फिर महाभारत को त्रेता युग में ये द्वापर युग में आ जाए तो वहां भी संघर्ष बारी बारी, वही हर आदमी को खतरा है, हर आदमी धर्म अधर्म ये वो। तो किसी भी युग में शांति, और वो आप सोचते हैं ना कि बहुत वो आदर्श युग था, वो हम अपने गौरवान्वित करने के लिए मैंने कह दें, पर था नहीं वास्तव में। आदर्श युग की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ पहले जो संघर्ष था वो फिजिकल संघर्ष ज्यादा था, आज के समय में साइकोलॉजिकल। देखिए सर, यदि फिजिकल, एक मिनट
यदि फिजिकल संघर्ष ज्यादा होता है ना तो कृष्ण को गीता के उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती। बता दूं आपको भी, आप ये भी नहीं बता दीजिए। फिजिकल संघर्ष जो है वो एक नॉर्मल हमेशा फिजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल संघर्ष भी रहा है और हर युग में रहा इस है। वर्ग के लिए रहा है, इसको भी समझा जाना चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं और जो जिस पास्ट की कल्पना हम कर रहे हैं वो क्या बहुसंख्यक वर्ग का पास्ट है या एक वर्ग का पास्ट? वो प्रतिनिधित्व करता है नहीं, वो चूंकि देखिए जैसे मैं मानता हूँ कि चाहे कितना भी शासक वर्ग आए हो, चाहे वो मुगल आए हो, अंग्रेज आए हो, कितने भी आए हो, भारत का बहुसंख्यक ग्रामीण वर्ग जो था वो अपने जीवन वैसे ही जी रहा था जैसे उसको जीना था। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ऊपर राजवंश कैसे लड़ रहे हैं, क्या संघर्ष हो रहा है। जोधपुर का महाराजा क्या, कौन आया नया, ये ठीक है एक लेवल पर बातचीत के संदर्भ में हो सकता था, लेकिन उनका जो पारिवारिक जीवन था, उनका जो कल्चरल जीवन था, उनका जो सामुदायिक जीवन था, वो सब कुछ था। टॉर्चर के ग्रामीण पर जीवन वो कहाँ से कंडीशन चेंज हो गई ना, तो सबसे लिमिटेड कंडीशंस गवर्नमेंट ने दिया। अब इसमें गुलाम की जिंदगी थी। नहीं, यदि आप ये कहते हैं तो बुद्ध ने रिवोल्ट ही नहीं किया वो होता। अपनी destiny मान यदि के वो वो ग्रामीण चीजें जीवन या पहले का जो परंपरागत जीवन चला आ रहा था सही था तो उसके विरुद्ध में होते ही नहीं वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रामीण रिवोल्ट के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे वो परिवेश हुआ हो, लेकिन फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि अभी अनुभव की जो सेंसेस की दौड़ में बता रहा हूँ ना मैं, वो व्यक्ति का जो समय जो एक व्यक्ति अपने आप के साथ कोऑर्डिनेशन, आसपास के साथ कोऑर्डिनेशन जो पहले था वो अब नहीं रहा है। इसका बड़ा कारण ये है कि हम साइकोलॉजिकली किसी मीनार की तलाश कर रहे हैं। विकास तुम एक बार बताओ, तुम साइंटिस्ट हो या टीचर? नहीं अच्छा है क्वेश्चन इसके नहीं, मैं साइकोलॉजिकली आजकल बहुत ज्यादा नीड है तो सर एक सवाल है नहीं कॉम्प्लिकेट कैसे सर, ये तो कॉम्प्लिकेट कर दिया ना इसको कि इतना इस चल में पर मैं देखो सर, सरल करो। मेरे अनुभव मैं सरल करो। देखो, ये विभिन्न डायमेंशन की पहचान करना अच्छी बात है, इट्स गुड। एक व्यक्ति के रूप में मैं नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि चलो छोड़ो, पास्ट भी छोड़ो और वर्तमान भी छोड़ो, चलो। आधुनिकता को भी छोड़ो। मैं एक व्यक्ति के रूप में मैं क्या हूँ, हाँ। मैं उसकी बात अगर मैं बिल्कुल। उसको देखूं तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर जो मैं सफलता की काम बातें कर रहा हूँ वो कल्पनाएं ज्यादा होती है, यथार्थ कम होता है। ठीक है। और जो मेरा जो संघर्ष है, मतलब मैं अगर जो संघर्ष होगा, या तो मैं किसी बनी बनाई कल्पना के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और फिर मैं सेट से नई कल्पना क्रिएट करूंगा। यानी जो यात्रा है, जो इस इल्लू की यात्रा है, ये मनुष्य के रूप में मेरी भी यात्रा है। मैं भी ये देखता हूँ कि मैं भी बिना किसी को पछाड़े आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या मुझे लगता है मुझे भी ये प्राप्त करना है। यानी ये सब दौर मेरे साथ भी हो रहा है, एक व्यक्ति के रूप में बात है। तो मैं ये देखता हूँ कि मैं अपने आप को नकार रहा हूँ, मैं अपने सेंसेस को, अपने अस्तित्व को नकार, जो सर ने कहा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, तो मैं उसको नकार रहा हूँ, तभी तो ये सब हो रहा है ना। यानी नकारने से यहाँ तो ये शुरुआत ही यही हुई कि उसने सोचा कि मैं ये क्या मेरी जिंदगी है, क्या मैं खाने नहीं, आप नकार कैसे रहे हैं बताओ मुझे। नकार नहीं रहे हो, आपको इसमें सार नजर नहीं आ रहा। नकार सार नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब यही तो है ना नहीं, कि नहीं, आप accept नहीं कर रहे हो। उस स्टैंडिंग पे रख के तो दोनों में अपने अंतर है। अंदर की क्रांति नहीं, को दोनों में अंतर है। हाँ। नकारना अलग चीज है हाँ। और एक्सेप्ट नहीं करना। नहीं, आपको कुछ सार और- नजर नहीं आना, दोनों में अंतर है। कुछ बुद्ध को और भी है, सार कुछ नजर और नहीं है। आया था, उसके जीवन में बहुत विलासिताएं थी, हाँ। लेकिन उसने कहा कि ये जीवन में इतना पर्याप्त नहीं सार है। तो किसी ने बताया, उन्होंने बताया। हाँ। सार का अच्छा, दूसरी बात है कि उनके पूरे संघर्ष टाइम में ऐसा नहीं कि वो अकेले संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ लोग देने वाले भी थे। साथ लोग उस तरह से नहीं थे क्योंकि उनको आगे बढ़ा रहे हो, जैसे कि वो 2 शिक्षकों के पास जाते हैं, विभिन्न से डिबेट करते हैं, फिर जब वो बिल्कुल मतलब क्या है कि योग इतना कर लेते हैं कि उनके मरणासन हालत हो जाती है, उनको लगता है कि इतनी साधना जरूरत नहीं है, तो सुजाता खीर लेके आती है। आप चांस की बात कह दीजिए और उसको खीर खा के ऊपर, तो कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो आप सोचते हैं कि बिल्कुल नकार रहे हैं या जो व्यक्ति आगे बढ़ गया केवल अपने बलबूते बढ़ गया, उसके साथ साथ चीजें चलती है, ये भी सोचिए साथ में। और जब तक सोचेगा ही नहीं तो करेगा कैसे? हाँ, तो वही चीज बताइए कि सोचा उसने यदि कि मैं क्या खाऊं, दो ही चीजें हो सकती है। देखिए लेकिन ग्रोथ मैडम उसमें वो हो सकता है कि वो ये भी वो सोचना और उसका करना, ये मंजिल व्यक्ति पूरे रास्ते में चल सकता है। हाँ तो वही तो आप- जब एक हम व्यक्ति डिस्कस मंजिल किया ना लक्ष्य तो वही बना सकता है कि मैं- क्यूरियोसिटी का यही है ना, आपकी जिज्ञासा किस तरफ जा रही है उसको भीतर ले। वो अभी बात आई ना कि बुरे मंजिल पर चल सकता है, लेकिन हमारी डेफिनेशन एक तो कॉमन है और सबके लिए कॉमन है कि वो यूनिवर्सल लव की तरफ आपका ट्विस्ट है या दूसरी तरफ है, वो तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए। ये तो मानना ही पड़ेगा। ये तो आपका यूनिवर्सल मतलब आध्यात्मिकता सब छोड़ पहचानना, दीजिए। खुद को पहचानना नहीं, आध्यात्मिकता पड़ेगा सबको छोड़ दीजिए। हाँ, चाहत क्या है? यूनिवर्सल लव नो प्रॉब्लम। हम सबके प्रति हाँ। हमारे करुणा का भाव है या नहीं, ये तो कॉमन है। चाहे वो महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कोई शंकराचार्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि उनका उस तरफ रुझान है तब वो ठीक है, और उस तरफ रुझान नहीं है, हम सोचते हैं कि हम मारपीट करके लूट करके और अपने आप को कर लें, तो वो अलग अलग रास्ते मामला है। अपने अपने हाँ। चूज करने
तो ये दोनों तो बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट मामला है। मतलब आप ये कह रहे हो कि यूनिवर्सल लव की तरफ हमें जाना है। तो यूनिवर्सल लव में moral values वगैरह। Moral values यूनिवर्सल के लव साथ कि कम से कम हम लोगों को परेशान करें, बल्कि लोगों की हम जो उनकी कष्ट है तकलीफ है उनको हो सकता कोशिश है करें। हमारा कंट्रीब्यूशन ढूंढे कि क्या हम उनको दूर कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल लव है। तो अन्य जीव जंतु होते हैं, हाँ। वो ज्यादा यूनिवर्सल लव के पास में होते हैं कि हम लोग पास में? आप बताइए। वही मैं बता रहा हूँ, मैं मैं ये बात कर रहा हूँ, दो तरह की चीजें होती है। एक होती है फिजिकल एक्सपीरियंसेस, हाँ। जो हम हमारे पास उसका सॉल्यूशन है, उसके लिए मुझे नहीं लगता कोई इनलाइटनमेंट की जरूरत है। मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, अगर मान लो कि बीमारी है, डायग्नोस होगा और उसका इलाज होगा। एक होता है इमोशनल, कह सकते हैं अपन इनलाइटनमेंट, वो जानने के लिए हमें चीजें और ज्यादा समझने की समझनी पड़ेगी। या तो कोई आएगा तो उससे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब इसकी कोई पार्टिकल या एनर्जी नहीं है इसकी, मतलब एनर्जी तो है बट वो साइंस अभी तक पता नहीं लगा पाया है दैट मैं अगर प्यार की भावना आ रही है मेरे अंदर तो कौन सा पार्टिकल है। बाकी मेडिकल साइंस में सॉल्यूशंस है सारे, तो हमें इस चीज की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये गलत नहीं है, जैसे इन्होंने बोला था कि दैट हम बहुत साधारण जिंदगी जी सकते हैं, ये फालतू बातें अब आने लगी है इतनी सारी जिसमें उलझ चुके हैं अपन। पर मुझे ऐसा लग रहा है अपन इवॉल्व हो रहे हैं। ह्यूमन बीइंग की एक ऐसी पावर है जो शायद बाकी ऑर्गेनिज्म में नहीं है। जो ये सोचने की प्रक्रिया है, जानना, विचार करना, फिर उनके सॉल्यूशंस निकालना, तो मेरे हिसाब से ये सोचना जानना जरूरी है क्योंकि यही इकलौती पावर है ह्यूमंस के पास। और मैं कहूँगा एआई जो अभी आ चुका है, इससे भी अगर फाइट करना है तो शायद हमें इमोशनल इंटेलिजेंस होने की जरूरत है। कोई एआई या चैट जीपीटी का कोर्स करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम ह्यूमंस अगर इमोशनल इंटेलिजेंस बनेंगे, जो एआई हो ही नहीं सकता, एआई कांट भी इमोशनल इंटेलिजेंस, चाहे कितना ही आगे बढ़ जाए, बट हम हो सकते हैं, हमारे अंदर वो एनर्जी है। तो शायद ये स्टोरी बटरफ्लाई बनना इज दैट थिंग, मेरा मानना ये है। हाँ नहीं, आप सही, इंटेलिजेंट बटरफ्लाई बनना। एक रूप में आप सही कह रहे हैं कि फिजिकल स्ट्रगल से जो साइंस ने वगैरह ने, एक समय था यदि हम बिल्कुल आयु को भी देखें तो एवरेज आयु 30-35 साल हुआ करती, बिल्कुल पुराने समय में चले जाए, इससे आपने वो तो नेचुरल है ना। लेकिन आज 60-70 हुई है तो नेचुरली हमने सर्वाइव, मतलब आगे बढ़े हैं। लेकिन वही वाली बात है कि साइकोलॉजिकल जो सर्वाइवल है उसमें कमी है। और आज के पहले भी कमी थी, ऐसा नहीं कि पहले हमने सर्वाइवल कर लिया था, उसके रास्ते ढूंढ ले। एंड डिप्रेशन और एंजाइटी अब बहुत ज्यादा गलत है। डिप्रेशन एक किसी एक्टर ने बोला था, आप प्लीज सब लेंगे अपने आप। जानते हो जिम कैरी करके कॉमेडियन भी है वो, तो उसने एक लाइन बोली थी, डिप्रेशन इज नॉट नेगेटिव थिंग, डिप्रेशन इज अ डीप रेस्ट। आप अपनी बॉडी को एक डीप रेस्ट पे ले जा रहे हो, तो डिप्रेशन से जब बंदा बाहर आएगा ना तो बटरफ्लाई होगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसे अभी सर ने कहा ना, एक बात क्या साधारण जीवन जी रहे हैं, आएगा तो आएगा। देखो ये कहानी है, इन दी एंड सबको बटरफ्लाई बनना है। मेटामॉर्फोसिस इज लाइक, हर कैटरपिलर बटरफ्लाई बनेगी। किसी को जल्दी बन जाती है, कोई और कोई थोड़ा टाइम से बनती है। और जो टाइम से भी बनता है तो उसने बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं, तो वो और एडवांस थोड़ा होगा इमोशनली। और आजकल साइकोलॉजिकल तो बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी कैटरपिलर आ रहे उस पर तो सही है बात। करने के लिए तो हाँ, ह्यूमन में जो बनना चाहेगा, बट हाँ तो वो तो जो लोग जान लेंगे वो बनेंगे। अब कुछ लोग जानने के उत्सुक नहीं है तो वो एक उसी कूद में रह जाते हैं, बाहर ही नहीं निकलते। देखो भाई, समोसे तुम्हारे नाम के आ गए तो तुम्हारे बिल भेज दूंगी तुम्हारे थैले पर डाल के। भाई सब चाय, प्रमोद जी चाय में रोज Maybe or maybe not. बटरफ्लाई बनके भी बोल रही हूँ। बट एक स्टोरी में अगर बटरफ्लाई को बिल्कुल ही मोस्ट लेवल पे डाल रखा है तो ये एंड है। अगर बटरफ्लाई बनके According to the वैसे ये स्टोरी बटरफ्लाई पे एंड हो जाती है। दैट मींस बटरफ्लाई इज द और लास्ट जो लाइन भी है ना, जो ये अंत नहीं, नई जिंदगी की शुरुआत है, तो ये अपने आप में ये कोट ही बहुत बड़ी बात कह रहा है। जैसे अरस्तु ने एक बार कहा था, जैसे मैं समझता हूँ कि उसमें कितनी सहमति होगी कि एक संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट मनुष्य ज्यादा बेटर है। तो इस ये यहाँ बड़ा पे भी बड़ा कहा है ना फेमस उसने, जेम्स मिल ने कहा नहीं, उसके पहले अरस्तु के और उसके बाद भी तो उसके क्वेश्चन होंगे, जैसे बुद्ध के भी तो क्वेश्चंस होंगे ना, अपने दिमाग में वो क्वेश्चन तो चल ही रहे होंगे। तो इसके अंदर जो लाइन रही